द्वंद कहां तक टाला जाए, भ्रम कहां तक पाला जाए। दोनों तरफ लिखा हो IIT, सिक्का वहीं उछाला जाए। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज हम स्टार्ट करेंगे रफ्तार सीरीज में फिजिकल केमिस्ट्री के मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर का लेक्चर नंबर 5। और आज के लेक्चर में हम बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, जो कॉन्सेप्ट IIT एडवांस में कभी कभी पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ ऐसे भी कॉन्सेप्ट होंगे जहां पर आपकी सबसे ज्यादा छिट्टी पिट्टी गुल रहती है, यानी स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट के बारे में, लिमिटिंग रीजन के बारे में। तो ये हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं। पर मैं आपको बता दूं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ और वॉल्यूम सैंपल की अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा, हो सकता है 10, 15, 20 बच्चों ने पढ़ा होगा, लेकिन 80% बच्चे इन कॉन्सेप्ट से अनभिज्ञ रहते हैं। उनको लगता है कि भाई ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ऐसा हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है। पर जब IIT JEE या एडवांस में कभी ये क्वेश्चन आता है तब वो सोचते हैं कि यार ये क्या फलाना ढिमकाना क्वेश्चन बना दिया अलग से। लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ये मेरी गारंटी है। अगर आप अपना ध्यान बिल्कुल फोकस करके यहां पर लेक्चर पे रखोगे तो एक एक टॉपिक आपको क्रिस्टल क्लियर होगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए भाई, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। और आज के लेक्चर के हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से। यह क्वेश्चन IIT एडवांस 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मुझे आपको थोड़ा सा इस कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा कि भाई आप जो पढ़ रहे हो ना, वो ऐसे ही नहीं पढ़ा आपने कि 2 मिनट में पढ़ लिया और वो फिर कहीं आएगा नहीं। मैं आपको दिखाऊंगा कि जो लास्ट क्लास में हमने बॉक्स मेथड किया था, वो बॉक्स मेथड इतना इंपॉर्टेंट था कि उस बॉक्स मेथड्स को अगर हम अच्छे से सीख लें तो IIT एडवांस में आने वाले क्वेश्चंस भी हम आसानी से कर लेंगे। अब जरा देखिए, यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, इसने कहा है 29.2% weight by weight HCl stock solution has density of फलाना ढिमकाना, the molecular weight of HCl is फलाना ढिमकाना, and the volume of ml of stock solution required to prepare 200 ml stock solution of 0.4 molar HCl is। और ये क्वेश्चन आया था IIT एडवांस 2011 में। प्लीज पहले आप समझिएगा कि यार ये जो स्टोक सॉल्यूशन है ये क्या है। स्टोक सॉल्यूशन है और फिर उस स्टोक सॉल्यूशन से उसने कोई दूसरा सॉल्यूशन बनाया, जिसके बाद में वो मोलैरिटी जानता है, वॉल्यूम जानता है, लेकिन वो चाहता है कि स्टोक सॉल्यूशन का मैंने कितने ml लिया था। आप समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिएगा स्टोक सॉल्यूशन का मतलब वो होता है जो लैब में पहले से स्टॉक में बने बैठे रखे होते हैं, और मैंने मान के चल लिया कि भाई ये जो मैं आपको यहां पर सब्सटेंस दिखा रहा हूं, एक सॉल्यूशन सा दिखा रहा हूं, ये वो स्टॉक सॉल्यूशन जो पहले से बना हुआ रखा था। अब हुआ क्या, मैंने एक बीकर लिया, ठीक है भाई, दूसरा बीकर लिया, इस बीकर में इस स्टॉक सॉल्यूशन का बहुत थोड़ा सा अमाउंट ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद फिर मैं इसमें क्या ऐड करूंगा बेटा जी, मैं इसमें ऐड कर रहा हूं बेटा जी पानी। तो मैंने क्या ऐड करा बेटा इसके अंदर, मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया या डाइल्यूशन कर दिया, और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, एक नया सॉल्यूशन मैंने बनाया, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, है ये भी उसी सॉल्यूशन HCl का ही। अब आप समझिएगा कि जब ये नया वाला सॉल्यूशन हमारे पास बन चुका है, वो कह रहा है कि इस वाले सॉल्यूशन को बनाने के लिए आपने पुराने वाले सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम यूज किया, बस इतना बता दो आप, ठीक है। तो जरा देखो, जो नए वाला सॉल्यूशन था मेरे पास उसकी मुझे वॉल्यूम पता है, और जो नए वाला सॉल्यूशन उसकी मुझे मोलैरिटी पता है। कहीं से भी मैंने ऐसा नहीं किया कि भाई जो अमाउंट थी मेरे पास मोल्स की वो चेंज करी हो HCl की। अब आप समझने की कोशिश करिएगा, ये पहले कह रहा है कि भाई सर 29.2% है, डेंसिटी दे रखी है, मोलर मास दे रखा है, हम क्या करेंगे इसके बारे में प्लीज एक बार बता दो। समझ में तो आ नहीं रहा कि ऊपर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो जब आपको यह समझ में नहीं आएगा कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, या आपको ऐसा लगेगा कि आप फॉर्मूला भूल चुके हो, तो आपको याद करना है क्या, बॉक्स मेथड। और बॉक्स मेथड में क्या करना था, कुछ नहीं करना था, टाइम पास करने के लिए जीरो काटा खेल लेंगे। और जब आप जीरो काटा खेल लेंगे तो क्या करोगे, 9 बॉक्सेस बनाओगे यहां पर, हाँ या ना। आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है, ये तो बना ली हमने। पहले वाले पर क्या लिखोगे, आप कहोगे सर यहां तो आप सॉल्यूट लिख दीजिए, सेकंड वाले पे आप सॉल्वेंट लिख दीजिए, और यहां पर आप सॉल्यूशन लिख दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है भाई, लिख दिया मैंने। तो अब आप कहोगे कि सर इतना लिख दिया है तो आप इधर भी लिख दो, रो वाइज भी, कि वेट वाइड वॉल्यूम डेंसिटी होता है, और ये हमने लिख दिया। सबसे पहला काम क्या था, सबसे पहला काम यह होता है
कि जब कभी भी हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं और हमें जो भी डेटा दे रखा है वो डेटा हमें बॉक्स में लिखना है। अब इसने कहा कि 29.2% वेट बाय वेट HCl स्टॉक सॉल्यूशन, यानी वो जो स्टॉक सॉल्यूशन था, अगर मैं उस टोटल सॉल्यूशन को 100 ग्राम मान लूं, वेट बाय बात कर रहा हूं मैं, 100 ग्राम मान लूं, तो उसमें सोल्यूट का वेट कितना होगा, यानी HCl का वेट कितना होगा? आप कहोगे सर 29.2 ग्राम होना चाहिए। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई, ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई। और क्या दे रखा है इसके बारे में? ये कह रहा है सर इसकी डेंसिटी 1.25 थी। अच्छा, अगर इसकी डेंसिटी 1.25 थी, ये पूरे सॉल्यूशन की बात कर रहा है, तो क्या सॉल्यूशन वाले कॉलम में, डेंसिटी वाले रो में, इस वाले बॉक्स में मैं लिख दूं 1.25 ग्राम पर ml? आप कहोगे सर बिल्कुल सही लिख दो, आपको कौन रोक सकता है? अब जरा देखो, अगर हमें पहले वाले सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है, वॉल्यूम तो तब निकाल पाएंगे ना जब मोलैरिटी पता होगी। तो आप मुझे एक बात बताओ बेटा, मोलैरिटी निकालने के लिए मोलैरिटी का फॉर्मूला आना चाहिए, और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब जरा देखो, मोल तो मैं यहां से निकाल लूंगा क्योंकि वेट दे रखा है सोल्यूट का HCl का, मोलर मास भी दे रखा है, तो मोल तो निकल जाएगा गिवन मास बाय मोलर मास से। अब हमें ये डब्बा भी चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए। मैंने आपको बताया था कि इस बॉक्स में किसी भी रो में या कॉलम में अगर आपको दो वैल्यू दे रखी हो तो तीसरी आप आसानी से निकाल लेंगे। तो आप क्या करोगे भाई, आपको सॉल्यूशन का वेट पता है, सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है, तो वॉल्यूम कैसे निकाल लेंगे? बोलो बोलो। आप कहोगे सर बड़ा ही आसान था ये तो, आप ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, ऐसे शर्माइए मत। डेंसिटी बराबर क्या होगा? मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बराबर क्या होगा? मास बाय डेंसिटी। मास कितना था? 100, और डेंसिटी कितनी थी? 1/1.25। इसको सॉल्व कर लोगे, और सॉल्व करने के बाद आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। ये कैसे? ये आ जाएगा ऊपर, आप 100 कर देना, ये 4 टाइम, जब 5 टाइम, और जब 5 टाइम तो ये 20 टाइम, यानी 80 ml आ जाएगा। लो हो गई बात, लो हो गई बात भाई। अब जरा देखो, 80 ml हमारे पास वो सॉल्यूशन था। अब यहां पर क्या हो गया हमारे पास? हमने यहां पर क्या लिख दिया बेटा जी? 80 ml लिख दिया। यहां पर कोई दिक्कत तो नहीं है? आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, 80 ml लिख दिया आपने, आपको कोई नहीं रोक सकता यहां पे। अब जरा देखो भाई, मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं कि मोलैरिटी मुझे पता है स्टार्टिंग वाले सॉल्यूशन की, कहां पर कितनी आ जाएगी वो, उसके मोल एक बार निकाल लो आप। मोल कितने हो जाएंगे? गिवन मास अपॉन में मोलर मास के हिसाब से 29.2 डिवाइड बाय 36.5, ये मोल आ गए। राइट, इस वाले फॉर्मूले में रख दो। अब इस वाले फॉर्मूले में आप जैसे ही रखोगे तो मोलैरिटी कितनी आएगी? जल्दी से देखना, मोलैरिटी कितनी आएगी? मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वो भी किसमें? लीटर में। यह आएगा कितना? 29.2 बाय 36.5, ये मोल है। वॉल्यूम कितनी थी? 80 ml। लीटर में चेंज करोगे, ऊपर 1000 लिखोगे, तो सॉल्व करने के बाद आपके पास ये मोलैरिटी आ गई, हाँ या ना? आप कहोगे सर बिल्कुल यही मोलैरिटी आएगी। अब जरा देखो बेटा, मुझे आप एक छोटी सी बात बताना, मैं आपको वापस से वही सॉल्यूशन बताऊंगा कि ये मेरे पास बाद में बनने वाला था। मतलब बाद में बनने वाला क्या था? बाद में बनने वाला सॉल्यूशन था। इससे पहले मेरे पास स्टॉक सॉल्यूशन था। स्टॉक सॉल्यूशन से मैंने थोड़ी सी अमाउंट ली, वो मैंने इसके अंदर डाली, और इसके अंदर डालने के बाद मैंने वो पानी डाला। अब आप मुझे एक बात बताओ, स्टॉक सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी होगी वही मोलैरिटी आपके पास किसकी होगी? इसी की होगी, पहले वाले की। ठीक है भाई, तो यानी अगर मैं बात करूं स्टॉक सॉल्यूशन की मोलैरिटी में, तो मैं कहूंगा कि भाई जो मैंने एक छोटी सी अमाउंट ली थी पानी डालने से पहले, बाद में मैंने उसमें अंदर पानी डाला, लेकिन जो स्टॉक सॉल्यूशन के जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स थे, वो चाहे आप छोटे वाले पार्ट में कैलकुलेट कर लो, या बेटा ये टोटल वाले पार्ट कर लो, या इसमें 1 लीटर और पानी ऐड कर लेना तब पार्ट कर लो, मोल्स तो सेम ही रहेंगे ना। आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है। तो मैंने ये बात बोली कि जो मोल आपके पास स्टॉक सॉल्यूशन में थे वही मोल आपके पास फाइनल वाले सॉल्यूशन में रहेंगे। और हम लोग ये बात जानते हैं कि मोल का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं मोलैरिटी इनटू में वॉल्यूम। राइट, अब मैं यहां पर लिखूंगा MSVS बराबर MF और VF। अब जरा देखो बेटा, MS स्टॉक सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी आई है? ये 29.2 डिवाइड बाय 36.5, राइट,
और यहां पर आप लिखोगे क्या 1000 और डिवाइड इनटू में यहां पर आएगा 80। सॉल्व। आगे आप लिखोगे मोलैरिटी ऑफ जो फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी थी कितनी दे रखी है, आप देखो 0.4 मोलर दे रखी है, तो आप क्या कर दोगे 0.4 मोलर आपने लिख दिया। वॉल्यूम कितनी दे रखी है, आप ध्यान से देखो, वॉल्यूम दे रखी है 200 ml। ओहो, एक चीज और, यहां पर वॉल्यूम तो रह गया ना, वॉल्यूम इक्वल्स टू 0.4 इंटू में 200। ठीक है भाई, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना बच्चों, इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास ये जो V की वैल्यू आएगी, ये V की वैल्यू आनी चाहिए 8 ml। और ये क्वेश्चन आप लोगों का IIT एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मैं आपको बता रहा हूं, कुछ नहीं करना था। पहले एक स्टॉक सॉल्यूशन है, इस डेटा से आप उसकी मोलैरिटी निकाल लो, बस फाइनल। मोलैरिटी निकालने के बाद आप उसकी थोड़ी सी अमाउंट लेना, उसमें थोड़ा बहुत पानी मिलाना और नया सॉल्यूशन बना लेना, और नया सॉल्यूशन आपने बनाया ये वाला। ठीक है, तो बस ये कहेगा कि जो आपके पास पहले स्टॉक सॉल्यूशन था उसकी कितनी वॉल्यूम रिक्वायर्ड पड़ी, तो आपको मोलैरिटी पहले यहां से निकल जाएगी, वॉल्यूम आप निकाल लोगे M1V1 बाय M2V2 से इक्वल्स टू M2V2 से, और बस ये आपका काम बन जाएगा। तो भाई इस क्वेश्चन को करने के बाद मुझे लगता है कि अगर कंसंट्रेशन से IIT एडवांस में कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा या IIT जेई में कभी भी क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन आपके रुकेंगे नहीं, सारे हो जाएंगे। अब जरा देखो भाई, आगे हमारे पास कहानी है वॉल्यूम स्ट्रेंथ की। ये जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है ये क्या होता है, आप लोग एक बात बताओ बेटा। वॉल्यूम स्ट्रेंथ बेसिकली सिर्फ और सिर्फ हम H2O2 के केस में पढ़ते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के केस में पढ़ते हैं, जब इसकी बोतल पे लिखा हो देते हैं। और बहुत सिंपल है ये, बट इसमें भी कंसंट्रेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। वो कैसे आते हैं मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लीजिएगा आप लोग कभी भी मेडिकल स्टोर से कोई दवाई लेते हैं या कोई भी इंसेक्टिसाइड की कोई भी बोतल खरीदते हैं, तो आपने देखा होगा कि वहां पर दवाई के नाम के साथ साथ कुछ लेबलिंग भी होती है, जैसे 30% वेट बाय वेट, 30% वेट बाय वॉल्यूम, 20 EC, इस तरह से लेबलिंग होती है। तो जो H2O2 की बोतल्स होती है ना, उन बोतल्स पर भी बेटा जी एक लेबलिंग होती है, जिसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, जैसे 10V, ठीक है, 50V और 60V, इस तरीके से। तो ये सारी की सारी लेबलिंग है उसकी, जो सैंपल्स की होती है। और इन लेबलिंग को ही हम क्या कहते हैं बेटा जी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। अब जरा देखो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ हमें किसी और के केस में कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ H2O2 के केस में करना है। और इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले वॉल्यूम स्ट्रेंथ कुछ और नहीं है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि जब H2O2 के किसी सैंपल को, यानी किसी सैंपल को जब 1 मोल को गर्म किया जाता है, डिकंपोज किया जाता है, तो STP पर जितने लीटर ऑक्सीजन गैस हमें प्राप्त होती है उसी को वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन आपकी जब हम आगे पढ़ेंगे रिडॉक्स चैप्टर में, वहां पर मैं पढ़ाऊंगा आपको। लेकिन अभी जो हमें क्या करना है, क्वालिटेटिव यानी क्वांटिटेटिव के बेसिस पर बात करनी है, कि अगर कहीं पर भी हमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखा है तो आप समझ लेना कि ये एक तरीके से मोलैरिटी दे रखी है, एक तरह से ये कंसंट्रेशन दे रखी है आपको उस सैंपल की। कैसे, क्योंकि यहां पर आपका एक रिलेशन काम आएगा, और वो रिलेशन क्या होगा जरा देखिए, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सैंपल। प्लीज समझने की कोशिश करिएगा इसको। वो क्या है, बड़े सिंपल क्वेश्चन आते हैं कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो होगी आपके पास वो बराबर होगी 11.2 इंटू में मोलैरिटी के बराबर। 11.2 इंटू में मोलैरिटी, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। साथ ही साथ इस फॉर्मूले को हम दो तरीके से डिनोट कर सकते हैं। हम लोग ये बात जानते हैं कि नॉर्मेलिटी डिवाइड बाय मोलैरिटी इक्वल टू एन फैक्टर होता है, ये आपने पढ़ा होगा कभी। और H2O2 का जो एन फैक्टर होता है वो 2 होता है, यानी नॉर्मेलिटी डिवाइड बाय मोलैरिटी इक्वल टू 2 होगा, किसके लिए, H2O2 के लिए। अब कई जगह पर क्या हो सकता है कि फॉर्मूले में मोलैरिटी की जगह पर नॉर्मेलिटी भी आ सकती है, और यदि आप यहां पर नॉर्मेलिटी लोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ बराबर होगा 11.2 इंटू में नॉर्मेलिटी बाय 2, यानी फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा 5.6 इंटू में नॉर्मेलिटी। तो प्लीज आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट, एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि आपको ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए, ठीक है भाई, ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए ये दो फॉर्मूले याद करने बस। वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल्स टू 11.2 इंटू में मोलैरिटी एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 5.6 इंटू में नॉर्मेलिटी। बस अगर आपको ये दो फॉर्मूले याद होंगे तो कोई आपको क्वेश्चन करने से रोक नहीं सकता।
ठीक है, चलो भाई अब जरा देखो, अगर आपने दोनों फॉर्मूले याद कर लिए हैं तो मैं पहला क्वेश्चन आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपको जेई मेंस में आ सकता है, एडवांस की बात नहीं कर रहा हूं, एडवांस में इस टाइप के बहुत इजी क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, ठीक है। जैसे उसने कहा फाइंड द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1.6 H2O2 सॉल्यूशन, यानी इसने वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैलकुलेट करवाई है और भाई मोलैरिटी दे रखी है। हम लोग क्या जानते हैं कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ और मोलैरिटी में क्या रिलेशन होता है, बोलो बोलो। आप कहोगे सर वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल्स टू 11.2 इंटू में मोलैरिटी, राइट। वॉल्यूम स्ट्रेंथ हमें कैलकुलेट करनी है, मोलैरिटी हमें दे रखी है 1.6, तो आप लिखोगे यहां पर 11.2 इंटू में 1.6, सॉल्व करने पर 17.92 आ जाएगा, ये आपके पास वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ गई। बड़ा ही सिंपल था ये। अब कहानी ये है, अब कहानी यह है कि सर आईडी एडवांस में कैसे क्वेश्चन आएंगे, प्लीज एक बार बता दीजिए। तो जरा देखो बेटा, मेरे बच्चों सुनो, टास्क अगर आपके पास कभी भी ये आता है, टास्क फॉर आईआईटी, अगर उनका मन है जेई या फिर एडवांस के लिए, इसके लिए आप लोग क्या करेंगे जरा देखो। मान लो आप लोगों के पास एक सॉल्यूशन है H2O2 का, ठीक है, वो टास्क बताऊंगा क्या क्या करवाएगा। H2O2 का एक सैंपल मतलब एक सॉल्यूशन है, प्लस वो कहता है कि H2O2 के एक दूसरे सैंपल में हमने ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद आप लोगों ने एक फाइनल सॉल्यूशन बनाया, और आप लोग जानते हैं कि फाइनल सॉल्यूशन को मैं क्या कहता हूं, या क्या कहते हैं इसको, आप कहोगे सर उसको कहते हैं हम रिजल्टेंट, उसको क्या कहेंगे हम, रिजल्टेंट सॉल्यूशन। ये मैं तरीका बता रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन आपको किसी भी बुक में या मॉड्यूल में मिलता है तो आप बड़ी आसानी से कर लोगे। आपने क्या करा होगा, उन क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा कि H2O2 का एक सैंपल होगा और H2O2 का दूसरा सैंपल होगा, दोनों को मिलाएंगे, मिलाने के बाद H2O2 का एक नया सॉल्यूशन बना लिया जाएगा। अब वो क्या कहता है, वो ये बात कहेगा कि भाई इसकी ना फनाला डिमकाला मोलैरिटी थी, मतलब वॉल्यूम स्ट्रेंथ थी, इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ उन्होंने दे रखी है कितनी, वो दे दी 11.2, ठीक है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी दे रखी है, ऐसे लिखी होती है, इसकी रिप्रेजेंटेशन 11.2 V की फॉर्म में होगी ऐसे, और इसने कहा कि इसका मैंने 500 ml लिया, फिर ये कह रहा है आगे कि मैंने इसका लिया 22.4 V, 22.4 V, और मैंने इसका भी 500 ml लिया, और वो ये कहता है कि दोनों को मिक्स करने के बाद मेरे पास एक नया सॉल्यूशन बना, और जो ये नया सॉल्यूशन बना है ना, इस सॉल्यूशन में आप वॉल्यूम स्ट्रेंथ फाइंड करके बताइए अगर आपके अंदर हिम्मत है तो। फिर मैं कहूंगा अच्छा हमें चैलेंज करता है, हमारे बच्चों को चैलेंज करता है, अभी रुक, अभी करता हूं, इलाज करता हूं उसका, जरा देखो कैसे। भाई हमें अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ पता होगी ना, तो जब हम मिक्सिंग करेंगे तो मोलैरिटी की फॉर्म में जाएंगे, और मोलैरिटी की फॉर्म में मिक्सिंग करते हुए इस फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालेंगे, और जब आप इसकी मोलैरिटी निकाल लोगे तो आपके सामने फॉर्मूला क्या होगा, वही 11.2 इंटू में मोलैरिटी। तो प्लीज समझिएगा, इसकी मोलैरिटी निकालने के लिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल्स टू 11.2 इंटू में मोलैरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। आपको ये रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलैरिटी यहां पर पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। जरा देखिए कैसे। भाई मुझे पता है कि अगर मैं यहां पर मोलैरिटी कैलकुलेट करता हूं इस फॉर्मूले से, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल्स टू 11.2 इंटू में मोलैरिटी। वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी दे रखी है 11.2, और यहां पर 11.2 इंटू में मोलैरिटी। आप कैलकुलेट करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मोलैरिटी कितनी आ जाएगी इसकी 1 मोलर। और यहां पर अगर आप देखोगे तो VS कितना हो जाएगा बेटा, जल्दी से ध्यान से देखो सर, 11.2 इंटू में M। वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी दे रखी है, आप कहोगे सर ये दे रखी है 22.4, तो 22.4 इधर रखो, 11.2 इधर रखो, मोलैरिटी सॉल्व करोगे, मोलैरिटी कितनी आ जाएगी 2। अब जरा देखो, जब मुझे फाइनल सॉल्यूशन में यानी रिजल्टेंट सॉल्यूशन में मोलैरिटी निकालनी है H2O2 की, तो मैं क्या कहूंगा कि भाई मोलैरिटी ऑफ H2O2 तो होगा बराबर टोटल मोल ऑफ H2O2 और डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। अब मुझे एक बात का पता है कि वॉल्यूम तो सर एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, 500 ml यहां पर, 500 ml यहां पर, इन दोनों को जोड़ लो, और जब आप इन दोनों को जोड़ लोगे तो यहां पर आप लिख दोगे ना 500 ml, क्या सॉरी 1000 ml। तो मैंने यहां पर कितना लिख दिया बेटा जी, 1000 ml लिख दिया। अब मुझे टोटल मोल चाहिए H2O2 के।
मुझे पता है कि कुछ H2O2 के मोल यहां से आएंगे, कुछ H2O2 के मोल यहां से आएंगे, और जब मैं यहां से निकालूंगा तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होगा, M1V1, क्योंकि मोलैरिटी इंटू में वॉल्यूम मोल्स के बराबर होती है। मोलैरिटी में कैलकुलेट कर चुका हूं 1 है, वॉल्यूम कितनी है 500। तो जब हम हमारे पास वॉल्यूम ml में है तो ये हमारे पास मिली मोल्स आएंगे। क्या आएंगे बेटा जी, मिली मोल। तो बेसिकली यहां पर 500 मिली मोल्स मेरे पास आ गए हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे मेरे पास दूसरे वाला सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में मोल कैलकुलेट करूंगा, N2 बराबर किसके होगा, M2V2, और M2 मैंने कितना कैलकुलेट किया 2, तो मैं यहां पर कितना पुट करूंगा बेटा जी 2, और वॉल्यूम कितनी थी 500। तो मेरे पास जो टोटल मिलीमोल्स आएंगे अब वो आएंगे 1000 मिलीमोल्स। ठीक है भाई, 1000 मिलीमोल्स। आप मुझे सोचकर बताइए कि 500 मिलीमोल्स और 1000 मिलीमोल्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो आपके मैथ्स के हिसाब से कितने मिलीमोल्स H2O2 के बनेंगे। आप कहोगे सर ये तो हमारे पास बन गए कितने, ये बन गए 1500 मिलीमोल्स। तो ठीक है, आप यहां पर 1500 मिलीमोल्स लिख दो, और जैसे ही आप 1500 मिलीमोल्स लिखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसकी जो मोलैरिटी है वो बेसिकली 1.5 आई है, मोल पर लीटर, यानी मोलर 1.5 मोलर। अब जरा देखो, फाइनल सॉल्यूशन की हमें मोलैरिटी थोड़ा ही निकालनी है, फाइनल सॉल्यूशन की हमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालनी है, और वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या था 11.2 इंटू में मोलैरिटी ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन, राइट और रॉन्ग। आपको यस सर। तो मैंने ये 1.5 वहां पर पुट करना और कुछ नहीं करना, और जैसे ही मैं 1.5 को यहां पर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास फाइनल सॉल्यूशन की क्या आ जाएगी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो बेसिकली वॉल्यूम स्ट्रेंथ के क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होंगे, बस वो कंफ्यूज कर सकते हैं। आपको यह मानना है कि अगर किसी भी सॉल्यूशन में वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखी है तो वो कुछ और नहीं, वो मोलैरिटी है, क्योंकि मोलैरिटी हम बड़ी आसानी से निकाल लेंगे इस तरीके से, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल्स टू 11.2 इंटू में मोलैरिटी। ये फॉर्मूला आपको कंटिन्यूअसली 2-3 बार दोहराना है और याद करना है, फिर इस पर हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है भाई, डन। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। यहां पर दिया गया है 44.8 VH2O2 solution having density 1.136 gram per ml. Calculate molarity of H2O2 sample and mole fraction of H2O2 solution. बड़ा ही सिंपल था, बहुत सिंपल था, लेकिन आधों को चक्कर नहीं आने चाहिए। आ रहे होंगे मुझे पता है। देखो पहला क्या है, पहले पार्ट में हमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखी है 44.8 V, पूछा है मोलैरिटी, और हम लोग जानते हैं कि भाई, हम लोग क्या जानते हैं, अरे नालायकों बोल दो भाई। आप कहोगे सर वॉल्यूम स्ट्रेंथ और मोलैरिटी में एक रिलेशन होता है 11.2 इंटू में मोलैरिटी का, ये बात हमें पता लग गई। आप वॉल्यूम स्ट्रेंथ की जगह पर क्या रखोगे, सर 44.8 रखेंगे, 1.2, केमिस्ट्री की कसम मोलैरिटी 4 आएगा सर, 4 मोल पर लीटर, 4 मोल पर लीटर। पहला पार्ट तो सर चुटकी में कर देते हैं, हाथ थू एकदम कर दिया हमने। का क्वेश्चन पूछा है ये, बड़ा ही घटिया क्वेश्चन है ये। जब दूसरे क्वेश्चन की बात आएगी, अब बेटा सुन, वॉल्यूम स्ट्रेंथ में और मोल फ्रैक्शन में कोई रिलेशन मैंने नहीं पढ़ाया। बात तो सही है सर। और मोलैरिटी में और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट में भी तेरे को एकदम रिलेशन याद आने वाला नहीं है। हाँ सर, ये भी बात है। अब क्या सोचा जाए? आप कहोगे सर समझ में कुछ नहीं आ रहा। अरे जब समझ में कुछ नहीं आता तो मैंने एक ही तरीका बताया था कि टाइम पास करने के लिए वो बॉक्स बनाओ भाई, वो जीरो काटा वाला बॉक्स बनाओ, वो उधेड़ेगा आपके सारे काम। तो मैंने कहा सर चलो ठीक है बना लेते हैं, और मैंने यहां पर एक ऐसा बॉक्स बनाया जिसके अंदर जीरो काटा वाले 9 बॉक्सेस बनाए, और पहले पर मैंने क्या लिखा, S4। अबे सलमान खान नहीं, सॉल्यूट लिखेंगे, कहां सोच रहे हो भाई तुम। तो यहां पर क्या लिखेंगे, सॉल्यूट। अब जरा देखो आगे, S4, अबे सॉल्वेंट नहीं, आप सॉल्वेंट ही लिखेंगे। सॉल्वेंट काहे नहीं, हमें लग रहा था कि तुम सन्नी देओल बोलने वाले हो तो इसलिए हम चेंज हो गए, और यहां पर आप लिखोगे सॉल्यूशन। और खतरनाक बात बताऊं आपको मैं, ये जो रो है यहां पर आपको वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी इतना तो आता ही होगा। अब आप सोचकर देखो कि आपका सबसे बेसिक चीज क्या है जब आपको ये बॉक्स बनाना होता है, जब आप टाइम पास करते हो, कि सर कम से कम वो तो लिख ही लें जो क्वेश्चन में दे रखा है।
और यहां पर दे रखा है डेंसिटी 1.136 किसकी, सॉल्यूशन की, लिखिए साफ साफ SOLUTION। आप यहां पर लिखोगे सर 1.136 ग्राम पर ml जो है डेंसिटी दी थी सॉल्यूशन की, लिख ली हमने। और हम जो मोलैरिटी कैलकुलेट कर चुके हैं H2O2 की 4 मोल पर लीटर, इसका मतलब क्या होगा, 4 मोल ऑफ H2O2 प्रेजेंट इन 1 लीटर। 1 लीटर किसके होते हैं, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के होंगे नालायको। आप कहोगे सर यहां से तो हमें एक और बात पता लग गई कि सॉल्यूशन की वॉल्यूम 1 लीटर होगी शायद, तो होगी क्या, लिखो यहां पर 1000 ml। ठीक है, 4 मोल का मतलब क्या हुआ कि सर हम एक फॉर्मूला जानते हैं, मोल बराबर होता है गिवन मास बाय मोलर मास, और गिवन मास बराबर होगा मोल इंटू में मोलर मास। आप कहोगे सर मोल जो है H2O2 के वो हमने 4 कैलकुलेट करे थे, मोलर मास क्या बोलूं बहुत खतरनाक है, मुझसे कैलकुलेट नहीं होगा, बस मैं तो याद करके घूम रहा हूं 34। ठीक है, तो ये आ जाएगा सर 136 ग्राम आया H2O2 का। H2O2 क्या है सर, सोल्यूट है, तो क्या मैं यहां पर 136 ग्राम पुट कर दूं, आप कहोगे सर कर दो, आपको कौन रोक सकता है भाई। अब मुझे एक बात बताओ, इस वाले बॉक्स में मैंने आपको बताया था कोई भी कॉलम हो कोई भी रो हो, जब आपको 2 वैल्यू पता है तो तीसरी आप निकाल लोगे। ये 2 वैल्यू हमें पता है, आप वेट ऑफ सॉल्यूशन क्यों नहीं निकालते, किसकी देख कर रहे हो। आप कहोगे सर ये तो बड़ा सिंपल है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, मास बराबर होगा डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। डेंसिटी हमें पता है सर 1.136 इंटू में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 1136 ग्राम आ जाएगा। भाई और बहनों यहां पर आपको 1136 ग्राम लिख देना है। और हम ये बात जानते हैं मास जो है वो एक एडिटिव प्रॉपर्टी होता है, अगर वो एडिटिव प्रॉपर्टी होगा तो टोटल सॉल्यूशन के मास में से अगर मैं सॉल्यूट का मास माइनस कर दूं तो यहां पर 1000 ग्राम सॉल्वेंट का आ जाएगा। जब आपको सॉल्वेंट का वेट पता है, आपको सॉल्यूट का वेट भी और मोल भी पता है, क्या बचा है यहां पर, मोल फ्रैक्शन निकालना है। अच्छा यह सोच रहे हो सॉल्वेंट कौन होगा यहां पे, देखो जब क्वेश्चन के अंदर सॉल्वेंट नहीं दे रखा तो हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट मानते हैं, और यो यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या होता है बोलो, चैट बॉक्स में बताओ अगर तुम्हें पता है तो, मुझे पता है तुम्हें नहीं पता होगा, नालायक होना एक नंबर के, H2O होगा वो। ठीक है, अब मुझे क्या पता है, H2O2 के मोल पता है, मैं वाटर के मोल में निकालना चाहता हूं तो मोल फ्रैक्शन निकल ही जाएगा। अगर मैं मोल निकालना चाहूं वाटर के तो मुझे लिखना पड़ेगा गिवन मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ वाटर, और मैं ये बात जानता हूं कि गिवन मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 1000 एंड मोलर मास 18। सर इसको सॉल्व कर लेना, 55 मैं ही सॉल्व करूंगा तुम तो करोगे नहीं, 55.56 मोल किसके आ गए, वाटर के। अब आपको क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है भाई, क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन जब आप निकालोगे किसका, H2O2 का, तो लिखोगे ना मोल्स ऑफ H2O2 डिवाइड बाय मोल्स ऑफ H2O2 प्लस के मोल्स ऑफ वाटर ना। और यहां पर बड़ा सिंपल है भाई, आप क्या लिखोगे 4 प्लस 55.56 सॉल्व कर लेना और आंसर बता देना चैट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में क्या आया इस क्वेश्चन का। और अगर मुझे मोल्स ऑफ वाटर निकालने पड़े तो मोल्स ऑफ वाटर ऊपर और नीचे टोटल मोल्स की मोल्स ऑफ H2O2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर बराबर आएंगे सर कितने, 55.56 डिवाइड बाय 4 प्लस के 55.56। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर लोगे। जहां पर बहुत सारे क्वेश्चन से आपको डर लगता है कि ये होंगे कि नहीं होंगे, सर ये मोल कॉन्सेप्ट ऐसा चैप्टर था जो समझ में नहीं आ रहा था, सर ये मोल कॉन्सेप्ट में बड़ा कंफ्यूजन होता था। अरे तुम एक छोटी सी डोर पकड़ते हुए चलो तो सही, मंजिल तक तो मैं पहुंचा दूंगा, तुम छोटी छोटी ये डोर पकड़ के चलो सही और हर एक क्वेश्चन को लगाओ सही। ठीक है भाई, तो मैंने आपको यही बताया कि बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, जहां पर आपको लगेगी आप कुछ भूल जा रहे हो, ये रामबाण इलाज है, इसको कर लेंगे आगे बढ़ जाएंगे। तो आई होप आप लोगों ने ये तो सीख लिया, ये क्वेश्चन भी कर लिया, समय आपको काफी मिल गया है नोट करने का, नोट कर लो। अब मैं बढ़ता हूं आगे।
आगे कहानी आ रही है शक्तिमान जैसे एक और नए कॉन्सेप्ट की, जिसका नाम है परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम सैंपल। देखो क्या होता है ये। पहले क्या हुआ कि अपने लोग जो है ना, ये पैसा बहुत बचाते हैं, और पैसा बचाने के पीछे इसके ओलियम लेबलिंग का एक कॉन्सेप्ट भी आया। मतलब पैसा बचेगा, किसी और का पढ़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि जब H2SO4 का निर्माण किया जाता था, प्रोडक्शन किया जाता था, तो ये दूसरी कंट्री में होता था, और उनको फोन लगाया जाता था, हेलो हाँ भाई H2SO4 भेज दो, हमारी कंट्री में बड़ी दिक्कत आ रही है। तो वो फिर ऑर्डर लेते थे और वो आप लोगों को भेज देते थे। और भेजने पर देखो, खरीदने का पैसा अलग, टैक्स का पैसा अलग, किराए का पैसा अलग जहाजों से आता था। फिर भाई कुछ लोगों ने दिमाग लगाया, कुछ ऐसा इलाज करते हैं कि इस H2SO4 को, मतलब कुछ इसका रॉ मटेरियल दे देते हैं, और ये रॉ मटेरियल जब इंडिया में जाएगा तो इंडिया वाले तो जुगाड़ू है ही है, थोड़ा बहुत पानी मिला लेंगे, और पानी मिलाने के बाद H2SO4 बना लिया उन्होंने, पानी से H2SO4 मिला लिया। अब दो फायदे हुए। क्या फायदा हुआ जरा देखो। उनको लगेगा यार हमें कम H2SO4 की कीमत देनी पड़ी, यहां आके ज्यादा बना, क्योंकि पानी कन्वर्ट हो गया उसमें H2SO4 में। एक तो ये फायदा हुआ। दूसरा ये हुआ कि पहले अगर मान लो 100 ग्राम का या 100 क्विंटल का हमें किराया देना पड़ रहा था, और हमने यहां पर आके उसको 118 या 150 क्विंटल बना लिया, तो इसका मतलब है कि भाई हमें तो फायदा हो गया बहुत, किराया भी बचा और हमारा पैसा भी बचा। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर जो है अब जो है बच्चों को यह समझाना पड़ता है कि परसेंटेज लेबलिंग क्या होती है। कई बार आ जाता है क्वेश्चन, कैसे जरा देखो परसेंटेज लेबलिंग क्या है। भाई एक होता है ओलियम। पहले तो हम ये जानेंगे कि ओलियम कौन क्या है। ओलियम बेसिकली एक स्ट्रक्चर है, एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला होता है H2S2O7। तो H2S2O7 को हम क्या कहते हैं बेटा जी? ओलियम। क्या कहते हैं? ओलियम। और बेसिकली इट इज अ मिक्सचर ऑफ H2SO4 प्लस के सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड ये इसका मिक्सचर होता है। आप देखो 2 हाइड्रोजन 2 सल्फर 7 ऑक्सीजन, तो ये इसका मिक्सचर होता है। अब होता क्या है जरा देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं, अगर इनको हम पानी में मिलाएं तो ये एसिड बनाते हैं। जैसे आपने सल्फर ट्राइऑक्साइड को पानी में मिलाओगे तो H2SO4 बनेगा। अगर आप P2O5 को पानी में मिलाओगे H3PO4 मिलेगा। अगर आप Cl2O7 को पानी में मिलाओगे तो H3ClO4 मिलेगा, सॉरी HClO4 मिलेगा। तो आप लोगों को पता होगा कि नॉन मेटल के ऑक्साइड पानी में घुलकर एसिड देते हैं, और मेटल के ऑक्साइड पानी में घुलकर बेस देते हैं। ये कॉमन सेंस आपको पता होनी चाहिए। अब हुआ क्या कि भाई हमारे पास एक मतलब ड्राम में उन्होंने ओलियम भेजा, और उस ओलियम पे लिखा था 118%। क्या लिखा हुआ था? 118%। उन्होंने एक और ड्रम भेजा, उस ड्रम में लिखा हुआ था ऐसे ही ओलियम है H2S2O7, फिर ऐसे बनाया हुआ था खोपड़ी और खतरे का निशान, छूना मत नहीं तो जल जाओगे, और इस पर लिखा हुआ था क्या? 109%। ऐसे लेबलिंग होके आती थी, या 104.5% ऐसे लेबलिंग होके आती थी। ये कह रहा है कि भाई ये लेबलिंग का मतलब क्या है, तो प्लीज समझिएगा। लेबलिंग का मतलब ये होता है, प्लीज समझिएगा, अगर किसी पे लिखा हुआ 118 ग्राम, तो इसका मतलब ये होता है कि 100 ग्राम ओलियम में यदि आप 18 ग्राम पानी मिलाओगे तो आपको 180 ग्राम H2SO4 ऑब्टेन होगा या प्राप्त होगा। 118 क्या मतलब हुआ? 100 ग्राम। परसेंटेज तो 100 ग्राम में, जो भी 100 से ऊपर की वैल्यू है वो उतने ग्राम पानी मिलाने पर, यानी 100 ग्राम पानी मिलाने पर, सॉरी 18 ग्राम, 100 ग्राम ओलियम सैंपल में 18 ग्राम पानी मिलाने पर 118 ग्राम H2SO4 प्राप्त होगा। सेम यहां पर भी 109% का मतलब क्या हुआ कि सर 100 ग्राम ओलियम सैंपल में 9 ग्राम पानी मिलाने पर 109 ग्राम H2SO4 ऑब्टेन होगा। समझिएगा क्या लिखा मैंने यहां पर। फर्स्ट वाले केस में, इफ इन 100 ग्राम ओलियम सैंपल we add 18 gram water, we will get
118 ग्राम ऑफ H2SO4। किसी को बताना मत, ये पैसा बच रहा है अपन का। ऐसे ही सेम यहां पर 100 ग्राम ओलियम सैंपल में 9 ग्राम पानी मिलाओगे, 109 ग्राम H2SO4 मिलेगा। बताना मत किसी को ये। अब जरा देखो इस पे क्वेश्चन किस तरह के आते हैं वो मैं आपको बताता हूं। पहला ये कि मान लो ऐसे लिखा हुआ है 118% ओलियम सैंपल दिया है और वो ये जानना चाहता है कि आप मुझे एक बात बताओ, इसमें पहले से, अभी ये नहीं पूछ रहा है तो हमें पता है कि क्या होने वाला है, वो इसके अंदर पूछेगा कि इसके अंदर से पहले से कितना H2SO4 था, या इसके अंदर पहले से कितनी सल्फर ट्राइऑक्साइड थी। तो आप प्लीज समझिएगा, इसको एक रिएक्शन की तरह मेंशन करना है आपको ऐसे, भाई H2SO4 और प्लस SO3। आप समझना कि ये जो मिक्सचर है ना, ये जो मिक्सचर है इसको मोलियम बोल रहे हैं और इसका हमने 100 ग्राम लिया, अगर 118% लिखा हुआ है तो। अब जो 100 से ऊपर की वैल्यू वो कितनी है, 18। और 18 का मतलब क्या हुआ कि सर आपने इसके अंदर 18 ग्राम H2O जोड़ा, 18 ग्राम H2O जोड़ा, ये बात क्लियर हो गई। अब आप एक बात बताना बेटा कि जो H2O है ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, SO3 के साथ तो करेगा, H2SO4 के साथ तो करेगा नहीं। तो इसने क्या काम करा, इस H2SO4 ने इस SO3 के साथ रिएक्शन करी और यहां पर H2SO4 बनाया, और ये था बेटा जी न्यू वाला। क्या था ये, न्यू वाला। अब जरा प्लीज समझिएगा, न्यू वाला। और प्लस ये जो H2SO4 है जैसा पहले था अब तो वैसा ही रहेगा H2SO4। तो ये मैंने बोला बेटा कि ये ओल्ड वाला है, ओल्ड वाली पार्टी का है। आप मुझे समझाइए कि जब उस ओलियम सैंपल ने 18 ग्राम पानी को एब्जॉर्ब कर लिया होगा, अपने अंदर उतार लिया होगा, पी लिया होगा, तो पीने के लिए तो बेटा जी उसके अंदर कैपेसिटी होगी 18 ग्राम करने की, तभी तो पी पाएगा। हमने एक बात देखी कि मोलर मास ऑफ वाटर जो होता है वो 18 होता है बेटा जी, ग्राम पर मोल। और हम लोग ये जानते हैं कि अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं H2O प्लस के SO3 गिव्स H2SO4 में, तो मैं ये बात जानता हूं कि इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्शन करता है। ये बात आपको पता है, आपको कि सर बिल्कुल सही बात है। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पर मोल निकालूं वाटर के, तो गिवन मास बाय मोलर मास से अगर मैं मोल निकालना चाहूं तो 18 डिवाइड बाय 18 कितना आएगा, 1 मोल आएगा। बोलो हाँ या ना, आपको सर बिल्कुल आ गया। तो अब जरा देखो 1 मोल वाटर के लिए कितने मोल सल्फर ट्राइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, बताओ इस रिएक्शन के हिसाब से। आपको कि सर 1 मोल, और हमें पता है कि अगर ये 1 मोल H2SO4 SO3 थी हमारे पास, तो इसका मतलब है मोलर मास जो होता है ना सल्फर ट्राइऑक्साइड का, वो होता है 80 ग्राम पर मोल। यहां से आप वेट कैलकुलेट कर लोगे, वेट कैलकुलेट करने के बाद आपके पास क्या आएगा जरा देखो, वेट कैलकुलेट करने के बाद आपके पास क्या आएगा जरा देखो कि सर वेट बराबर होता है मोल इंटू में मोलर मास। मोल हमारे पास 1 था सल्फर ट्राइऑक्साइड का, मोलर मास 80 था, तो ये कितना हो जाएगा सर 80 ग्राम। यानी पहले जो आपने 100 ग्राम का पूरा सैंपल लिया था उसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड 80 ग्राम थी, और H2SO4 कितना होगा, आप कहोगे सर 20 ग्राम। कितना हुआ, 20 ग्राम। तो यहां पर हमने 20 ग्राम H2SO4 को माना। अब आपको देखो पूरा एनालिसिस करते समय मुझे एक बात पता चल चुकी है कि जो पहले से बना हुआ H2SO4 था वो 20 ग्राम था, बाद में जो नया H2SO4 बना वो कितना बनेगा, 80 ग्राम इसके मिले, 18 ग्राम इसके मिले, यानी 98 ग्राम। ठीक है, तो नया मिला कितना मिला बेटा जी, 98 ग्राम, और पहले से कितना था 20 ग्राम। तो आप देख सकते हो 100 ग्राम ओलियम सैंपल में 18 ग्राम वाटर मिलाने पर 118 ग्राम टोटल H2SO4 बना, जिसमें पहले से 80 ग्राम सल्फर ट्राइऑक्साइड थी, और जिसमें बनने वाला नया H2SO4 98 ग्राम होगा, या पुराना H2SO4 20 ग्राम होगा। वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सिर्फ इस कैलकुलेशन से रिलेटेड है। अगर आपको ये सारी चीजें पता है तो वो क्वेश्चन कुछ भी पूछे आप आंसर कर दोगे, ये मेरी गारंटी है। ये मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन समझाई, अब मैं आपको दूसरी इलस्ट्रेशन समझाऊंगा बेटा जी, सेम टू सेम। जल्दी से नोट करो पहले इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब जरा देखो, देखो जरा, अब मैं लेके आ रहा हूं एक और सैंपल जिस पर लिखा था 100
9% ऑफ ओलियम। तो भाइयों और बहनों, आपको बताना है ओलियम क्या होता है। आप कहोगे सर ओलियम कुछ और नहीं है, H2SO4 और सल्फर ट्राइऑक्साइड का मिक्सचर है। कितने ग्राम लूं मैं इसको? आप कहोगे सर 100 ग्राम ले लीजिए। मैंने इसका 100 ग्राम लिया और इसके अंदर पानी मिलाया, और पानी जब मैं मिलाऊंगा तो आप बताइए कितने ग्राम पानी मिलाऊं? आप कहोगे सर 100 के ऊपर जो भी वैल्यू होती है उतने ग्राम पानी मिलाओ। मैंने कहा कि ये मेरे पास, मैंने इसके अंदर 9 ग्राम पानी मिलाया, और मुझे ये बात पता है कि वाटर का मोलर मास 18 ग्राम पर मोल होता है। तो क्या मैं यहां से इसके मोल कैलकुलेट कर लूं? आप कहोगे सर कर लो, आपको कौन रोक सकता है भाई। गिवन मास बाय मोलर मास 9/18 यानी 0.5 मोल किसके आए? वाटर। यानी इस ओलियम सैंपल ने हाफ मोल वाटर को पी लिया। आप समझिए, हाफ मोल कब पिएगा? जब उसके अंदर सल्फाइड ट्राइऑक्साइड भी हाफ मोल होगी, क्योंकि हमें पता है ये वाटर किसी और के साथ रिएक्शन नहीं करता, सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ करेगा। अगर वो 1 मोल पीती तो यहां पर 1 मोल सल्फर ट्राइऑक्साइड हुई थी। अगर हाफ मोल है तो यहां पर सल्फर ट्राइऑक्साइड के भी कितने मोल होंगे? 0.5 मोल। मोलर मास आपको कैलकुलेट करना होता है, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, और जब आप मोलर मास फाइंड करेंगे ना इसका 80 आएगा। मास कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा बोलो यार? आप कहोगे सर मास जो आया है ना, मास वो मोल इंटू में मोलर मास वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करके देखा, 40 ग्राम आया। अब मुझे बताओ, जो पहले वाला सैंपल था उसके अंदर सल्फर ट्राइऑक्साइड 40 ग्राम थी, तो H2SO4 कितने ग्राम होगा जो पुराने वाला H2SO4 था? आप कहोगे सर जो पुराने वाला H2SO4 था वो तो 60 ग्राम हो गया। कैसी बात कर रहे हो? मास कंजर्वेशन लॉ पता है हमें सर, ऐसे ही धमका रहे हो आप हमें। हमें पता है सर सब कुछ। ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें पता, तुम्हारा टेस्ट चल रहा है, कोई बात नहीं, दिल पे मत लो। और लो भी लोगे तो क्या ही उखाड़ लोगे। ठीक है, इधर देखो, इधर आया कि सर 60 ग्राम ओल्ड H2SO4 था। ठीक है, मुझे पता है ये और ये मिलकर H2SO4 बनाएंगे। कौन से वाला? न्यू वाला। न्यू वाले H2SO4 का वेट कितना होगा? सर 40 ग्राम सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलकर 9 ग्राम वाटर में गुल्लू गुल्लू करी, और यहां पर 49 ग्राम हमारे पास नए वाला H2SO4 बना कि नहीं बना? आप कहोगे बिल्कुल। तो पुराने वाला H2SO4 कितना होगा भाई? अगर मैं H2SO4 ओल्ड की बात करता हूं तो वो कितना होगा बोलो? आप कहोगे सर वो जाएगा 60 ग्राम, और दोनों को जोड़ोगे तो क्या मतलब समझ में आया? कि 100 ग्राम ओलियम सैंपल में 9 ग्राम पानी मिलाने पर टोटल 109 ग्राम आपके पास टोटल H2SO4 ऑब्टेन हुआ। अब वो क्वेश्चन इस कैलकुलेशन से कहीं भी कुछ भी पूछ सकता है। वो ये कह सकता है कि बताओ इस सैंपल में पहले से सल्फर ट्राइऑक्साइड की मात्रा कितनी थी ग्राम में या मोल में। वो पूछ सकता है कि इस ओलियम सैंपल में पहले से H2SO4 की मात्रा कितनी थी ग्राम में या मोल में। वो पूछ सकता है कि इसमें नए H2SO4 की मात्रा कितनी होगी, अमाउंट होगी, और पुराने वाले H2SO4 की अमाउंट कितनी होगी। यही सब क्वेश्चन वो इसके इर्द गिर्द पूछेगा। बट कैलकुलेशन यही करनी है चाहे क्वेश्चन कोई भी हो। कैलकुलेशन यही करनी है चाहे क्वेश्चन कोई भी हो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है अभी ये? इसने कहा, एक क्वेश्चन दिया और बोला एन ओलियम सैंपल इज लेबल्ड एज 109%, कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ फ्री सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड H2SO4। ये हमारे एक जो ऑपरेटर महाशय हैं उनसे थोड़ा सा गलती हो जाती है, तो कृपया करके इसको 2 ना समझें, इसको आप 4 कर लेंगे। ठीक है। और ये कह रहा है कि भाई ये हमारे पास है, आपको बताना है कि जो आपके पास मास परसेंटेज बतानी है उस ओलियम के अंदर की कितनी फ्री सल्फर ट्राइऑक्साइड थी और कितनी उसके अंदर बेटा जी H2SO4 था। बड़ा सिंपल है। कैसे करेंगे जरा देखो कि सर ओलियम का मतलब अभी आपने समझाया कि ओलियम का मतलब होता है H2SO4 और सल्फर ट्राइऑक्साइड का मिक्सचर। इसका अगर यहां पर 109% लिखा हुआ है तो आप करोगे 100 ग्राम, इसको मान लेंगे। अब आप इसमें अलग से ऐड करोगे किसको? वाटर को। कितने ग्राम? 9 ग्राम। मोलर मास में जानता हूं कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल।
और मुझे यहां पर इसका मोल कैलकुलेट करना हो तो मोल किसका फॉर्मूला क्या हो, गिवन मास बाय मोलर मास, यानी 9/18 इक्वल टू 0.5 आया कि नहीं आया? हाँ, समझ में आ गया सर, सही बात है। और जब आप इसे 0.5 कैलकुलेट कर लोगे ना तो आपको लगेगा कि सर इस वॉल्यूम सैंपल ने 0.5 मोल पानी को पी लिया, बड़ा प्यासा था बेचारा, पर 0.5 मोल ही पिया। अब इसके अंदर 0.5 कौन पिएगा? H2SO4 को तो मतलब नहीं है, ये तो बाल, इनको क्या पानी की जरूरत पड़ेगी, है ना भाई? सल्फर ट्राइऑक्साइड को जरूरत पड़ेगी पानी की, वो पीती है पानी, तो यानी जितने मोल इसके पिए होंगे उतने पी लेगी। तो यानी भाई 1 मोल के साथ रिएक्शन करता है तो 0.5 मोल के साथ रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा? आपको कि सर बिल्कुल सही है। अब मोलर मास मुझे पता है, इसका मोलर मास मुझे पता है कितना होता है, 80 ग्राम पर मोल। तो मैं यहां से अगर मैं मास निकालूंगा मोल इंटू में मोलर मास वाले फॉर्मूले से 0.5 इंटू में 80 से, तो आप देखोगे यहां पर कितना आएगा भाई, यहां पर कितना आएगा 40 ग्राम। पता लग जाएगा कि भाई पहले आपका 40 ग्राम क्या था, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, और आपके पास कितना था बेटा, H2SO4 कितना था, 60 ग्राम। आपको मास परसेंटेज निकालनी है, ध्यान से देखना, मास परसेंटेज निकालनी है। टोटल मास आपने कितना माना, 100। अगर आप परसेंटेज ऑफ H2SO4 निकालना चाहते हो तो स्टार्टिंग में जो वॉल्यूम लिया था टोटल वो कितना था, 100, पाया कितना गया 60, इंटू में 100 करोगे तो आपके पास 60% आया कि नहीं आया? सेम आप परसेंटेज ऑफ SO3 निकालोगे तो कितना आएगा भाई, हमारे पास था तो 40 ग्राम, टोटल हमारे पास 100 था, इंटू में 100 करोगे परसेंटेज निकालने के लिए तो ये हमारे पास 40% आएगा कि नहीं आएगा? तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा खतरनाक नहीं। अगर वो आपको इस तरीके से बस कैलकुलेशन करनी आ गई, इलस्ट्रेशन समझ में आ गई, तो कोई क्वेश्चन नहीं होगा धरती पे जिसको आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेरे लाल पे लो, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है, आगे दिया गया है, ओहो ये खतरनाक बात है भाई। इसने बोला है ए मिक्सचर इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 10 ग्राम H2SO4 एंड 40 ग्राम सल्फर ट्राइऑक्साइड, कैलकुलेट। पहले बोला है कि मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करो और दूसरा है परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम बताना है। दोनों खतरनाक काम है, जरा देखो। पहला तो बड़ा सिंपल है, और ये जो वैल्यू होंगे ना, देखो तरीका मैं बताऊंगा, सॉल्यूशन करके जो भी वैल्यू आ रही होगी उसको कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। कसम है तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री की, खराब हो जाएगी नहीं तो, नहीं छोड़ा तो। ठीक है, इधर देख, इधर इसने बोला कि वेट ऑफ H2SO4 दिया है 10 ग्राम, और मैं अगर मोल ऑफ H2SO4 कैलकुलेट करना चाहूं तो गिवन मास बाय मोलर मास वाले फॉर्मूले से 10/98 करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएंगे, मोल आ जाएंगे, किसके, H2SO4 के। आगे देखो, अब मुझे यहां पर क्या दे रखा है भाई, मेरे पास है गिवन मास ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड जो कि दे रखा था मुझे 40 ग्राम, जो कि दे रखा था मुझे 40 ग्राम। तो आप ये देखोगे भाई, इधर देखना, इधर देखो बेटा। अब मैंने क्या करा भाई, सल्फर ट्राइऑक्साइड को 40 ग्राम लिया, मैं इसके मोल कैलकुलेट करना चाहता हूं, कितना आ जाएगा मेरे पास कि सर गिवन मास बाय मोलर मास वाले फॉर्मूले से अगर आप देखो तो 40/80 इक्वल टू 0.5 मोल आएंगे आपके पास सल्फर ट्राइऑक्साइड के। ठीक है, तो जरा देखो दोनों के मोल निकल गए हैं। आपको मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, H2SO4 का। तो बड़ा सिंपल होगा आप लोगों के लिए निकालना। कैसे निकालेंगे जरा देखो भाई, कैसे निकालेंगे, इधर देखो भाई। बड़ा सिंपल तरीका है जो आपको प्रयोग में लाना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 बराबर होंगे क्या, मोल्स ऑफ H2SO4 डिवाइड बाय मोल्स ऑफ H2SO4 प्लस मोल्स ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये बराबर कितने आएंगे, जब मैं 10 को डिवाइड करूंगा 98 से, अरे कर लेना भाई, 10/98 इधर 10/98 और प्लस के 0.5, बिल्कुल सिंपल है, कर लेना, कुछ नहीं है। एलसीएम लोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, करके बताना है क्या, अरे इतना मैथ तो आता होगा यार। अच्छा ऐसे कर लेना, देखो इधर, इधर देखो, इधर ऐसे कर लेना, 10/98 इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 10 प्लस के 49/98, इतना सॉल्व कर लिया मैंने। इस 98 से 98 कैंसिल आउट कर लेना। ठीक है, और यहां पर क्या लिखोगे, 10
59। अरे अब तो कर लोगे यार, सर सिंपल हो गया। आप कहोगे सर ठीक है इतना तो कर लेंगे, बस सर अब इतना कर लेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, तीसरी कंडीशन ये होगी कि जब आप दूसरे वाला क्वेश्चन करोगे, बी वाला पार्ट, क्या कहा इसने, सर परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम बताओ। इसमें कहा कि 10 ग्राम H2SO4 40 ग्राम सल्फर ट्राइऑक्साइड लेगी। बात तो सही है, 10 ग्राम H2SO4 प्लस 40 ग्राम सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलकर 50 ग्राम ओलियम बनाएगी। प्लीज समझिएगा, ओलियम बनाएगी। हाँ बात तो सही है। अगर मैं इस ओलियम के 100 ग्राम ले लूं तो क्या होगा? आप कहोगे सर इफ वी टेक 100 ग्राम ऑफ ओलियम सैंपल, इफ वी टेक 100 ग्राम ऑफ ओलियम, तो इसका मतलब यह हो जाएगा सर कि 100 ग्राम ओलियम में 20 ग्राम क्या हो जाएगा? हम कहेंगे कि 100 ग्राम ओलियम जो होगा वो बराबर हो जाएगा 20 ग्राम H2SO4 और प्लस के 80 ग्राम सल्फर ट्राइऑक्साइड। आप मुझे बताइए, सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड 80 ग्राम हो गई है, इसके कितने मोल होंगे? अब अगर मुझे पता है कि जो मोलर मास होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड का वो होता है 80 ग्राम पर मोल। अगर आप मोल कैलकुलेट करना चाहो तो मोल का फॉर्मूला होगा गिवन मास बाय मोलर मास सल्फर ट्राइऑक्साइड के, तो 80/80 करोगे तो यहां पर आएगा 1 मोल। ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ यार, अरे कहा हो गया ये? ओ भाई बच्चों को डरा दूंगा। ओ ठीक है ठीक है, अब इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, कितना आया? 1 मोल आया सल्फर ट्राइऑक्साइड का। आपको पता है कि पानी कौन पीता है ओलियम में? सल्फर ट्राइऑक्साइड। H2SO4 के पास तो ऑलरेडी बहुत सारा पानी है, वो तो क्यों पिएगा? अगर मैं इसका 1 मोल लूं तो ये कितने मोल पानी को एब्जॉर्ब कर सकती है फाइनली? आप कहोगे सर ये 1 मोल वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती है। और हम लोग ये बात जानते हैं कि अगर मेरे पास 1 मोल सल्फर ट्राइऑक्साइड विल टेक 1 मोल H2O, और हम मोलर मास ऑफ H2O जानते हैं कि भाई वो 18 होता है ग्राम पर मोल, और यहां से अगर हम वेट निकालें उसका मोल इंटू में मोलर मास से, तो मुझे पता है कि मोल 1 था, मोलर मास 18 था, यानी वो 18 ग्राम ही हो जाएगा। अब जरा आप डेफिनेशन पे जाइए, क्या है कि 100 ग्राम ओलियम सैंपल के अंदर अगर 1 मोल वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी 18 ग्राम वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसका परसेंटेज ऑफ लेबलिंग क्या बनेगा? उसका बनेगा 118। कितना बना? 118 परसेंटेज लेबलिंग बनेगा। तो इस तरीके से आपके पास ओलियम सैंपल के क्वेश्चन आते रहेंगे। बात समझ में आई? तो आई होप आप लोगों को ओलियम सैंपल समझ में आ गया है। ठीक है भाई, अब बढ़ते थोड़ा सा आगे। भाइयों और बहनों, स्टोइकियोमेट्री आ गया है, और स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। आपको लगता है कि भाई स्टोइकियोमेट्री और स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट बड़े कंफ्यूजिंग है सर, बड़ा दिक्कत आता है इसमें, पर दिक्कत आएगी नहीं। इधर देखो तुम, अगर तुम सनकी बन गए, सनकी बनने का मतलब समझते हो? अजी आईटी चाहिए, ऐसी की तैसी में जाए, धरती पे कुछ भी हो रहा हो, मुझे आईटी चाहिए, मैं सनक भर चुकी है, मैं केमिस्ट्री सीखूंगा, बस इस टाइप की सनक उत्पन्न होना चाहिए तुम्हारे अंदर। तो तुम क्या करोगे? तुम्हें पता है कि भाई स्टोइकियोमेट्री और स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट हमारा कंफ्यूजन था, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ दिमाग लगाना है, तुम्हारे पास जो है वो तुम्हें यहां लगाना है बस। ठीक है, अब जरा देखो, केमिस्ट्री के अंदर आप कोई भी केमिकल रिएक्शन देखते हो, जैसे मैंने देखा कि भाई HCl जब NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो वहां पर देश का शुद्ध नमक टाटा सोल्ट NaCl बनता है, और साथ ही साथ वाटर भी बनता है, साथ ही साथ वाटर भी बनेगा। और यदि मैं ऐसा कहूं कि मैंने H2SO4 लिया और H2SO4 ने 2 NaOH के साथ रिएक्शन कर, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस करके चलनी है, रिएक्शन बैलेंस करके चलनी है, यहां पर क्या लिखोगे? Na2SO4 और 2 मोल लिखोगे बिस्लेरी वाटर के। ठीक है, इधर आइए, आइए आगे बात करते हैं एक और। सर
हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है कि नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐसे रिएक्शन भी हमने देखी है 2NH3। ये जो 1 2 3 4 2 का 1 माय नेम इज लखन, इसका मतलब क्या होता है? अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मतलब होता है ये जो रिएक्टेंट है या ये जो प्रोडक्ट है, इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो भी मैथमेटिकल नंबर हैं उनको हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं। और ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि भाई रिएक्शन किस मोल प्रोपोर्शन में होती है और उनकी वजह से प्रोडक्ट किस मोल प्रोपोर्शन में बनते हैं। प्लीज समझिएगा पूरी बात कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इसका 1 ग्राम इसके 1 ग्राम के साथ रिएक्शन करे, इसका 1 ग्राम इसके 2 ग्राम के साथ करे। वो रिएक्शन जब भी चलती है मोलों में चलती है, मोल प्रोपोर्शन में। अब मोल प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर यहां पर 1 लिखा हुआ है, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो यह मत समझना कि 0 है, यहां पर 1 मान लेना, यहां पर 1 मान लेना। इसका मतलब यह होता है कि 1 मोल HCl 1 मोल NaOH के साथ रिएक्शन करना चाहता है, ऐसी उसकी जीवन भर की, या कह सकते हैं बेटा जी अनंत काल से यही इच्छा है। जब वो रिएक्शन करेंगे उनकी शादी हो जाएगी, फिर वो प्रोडक्ट भी बनाएंगे। और जब प्रोडक्ट बनेंगे तो यहां पर जैसे 1 लिखा हुआ है तो वेरी सॉरी, हां यहां पर जैसे 1 लिखा हुआ है तो 1 का मतलब हो जाएगा कि 1 मोल NaCl का बनेगा, 1 मोल H2O का बनेगा। तो बेसिकली ये जो 1 2 3 4 है ना, ये कुछ और नहीं है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। और ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि रिएक्शन किस मोल प्रोपोर्शन में होती है और प्रोडक्ट किस मोल प्रोपोर्शन में बनते हैं। जैसे यहां पर लिखा है 1 और यहां पर लिखा है 2, क्या मतलब हुआ इसका? सर 1 मोल H2SO4 2 मोल NaOH के साथ रिएक्शन करे तो 1 मोल Na2SO4 का बनेगा और 2 मोल वाटर के बनेंगे, वाटर के। सेम ऐसे यहां पर क्या दिया है, कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। 1 मोल N2 3 मोल H2 के साथ रिएक्शन करे तो सर 2 मोल अमोनिया बनेगा। और यही तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है नालायको, यही स्टोइकियोमेट्री है। ये रिलेशन अगर तुम्हें आते होंगे, और जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है मोल कॉन्सेप्ट, बस मोल के फॉर्मूले, मोलैरिटी के फॉर्मूले अगर तुम्हें आते होंगे तो एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। चलो देखो कैसे। पहले मैं डेफिनेशन लिखवाना चाहूंगा भाई। देखो भाई, स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है भाई, जरा इसको समझेंगे क्या है। डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है भाई, स्टार्ट, ठीक है। दोज मैथमेटिकल नंबर, दोज या कह सकते हैं द मैथमेटिकल नंबर्स, ठीक है भाई, द मैथमेटिकल नंबर्स associates with reactants and products are called stoichiometry coefficient, स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट, ठीक है भाई। एंड दे टेल्स अस, हमें बताते हैं, दे टेल्स अस द मोल प्रोपोर्शन ऑफ रिएक्टेंट एंड products, that is how they react and they formed, मतलब
रिएक्टेंट रिएक्शन करेंगे और प्रोडक्ट बनेंगे। इसीलिए मैंने यहां पर रेस्पेक्टिवली दिया, रेस्पेक्टिव, यही डेफिनेशन है, प्लीज इसकी देख लीजिएगा कि वो मैथमेटिकल नंबर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ जुड़े रहते हैं और हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि रिएक्शन किस मोल प्रोपोर्शन में होती है, क्या कहलाते हैं? स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और इस घटना को स्टोकियोमेट्रिक कहते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है भाई, हाउ द रिएक्टेंट दे फॉर्म, प्लीज नोट द डेफिनेशन अगर किसी को आवश्यकता है तो। वाक्य से तो मेरी इंग्लिश इतनी खतरनाक है कि अगर आप इंग्लिश सुनोगे तो बेटा 2-4 बार चक्कर भी आ सकते हैं आपको, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, आपके काम आएगी। नोट करिए प्लीज जल्दी से। अब जरा देखो, स्टोकियोमेट्री के बारे में थोड़ी सी बात बताऊंगा। अब स्टोकियोमेट्री के बाद अगर मैं बात करूं लिमिटिंग रिएजेंट की, यह बहुत पढ़ना बहुत जरूरी है। स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपने पढ़ लिया कि कोई रिएक्शन किस मोल प्रोपोर्शन में होती है, लेकिन उसको पढ़ने के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है लिमिटिंग रिएजेंट। अगर आपको ये आता होगा तभी आप ये बता पाओगे कि आगे किसी रिएक्शन में कितने ग्राम कोई प्रोडक्ट बनेगा, उसके कितने पार्टिकल क्या बनेंगे, वो सब आप तभी बता पाओगे जब आप लिमिटिंग एजेंट को जानोगे। अब लिमिटिंग एजेंट की अगर मैं बात करूं तो ये क्या भला है लिमिटिंग एजेंट? नाम से ही पता लग रहा है सर, वो रिएक्टेंट जिसकी लिमिट है, वो रिएक्टेंट जिसकी लिमिट है। और जिसकी लिमिट है ना मतलब क्या हुआ? जो पहले खत्म हो जाएगा। पहले खत्म हो जाने का मतलब क्या हुआ? सर वो पूरा का पूरा रिएक्शन में कंज्यूम हो जाएगा। मान लो अगर तुम्हारे पास A प्लस बी 2 रिएक्टेंट है, क्या बोला मैंने? अगर आपके पास A प्लस बी 2 रिएक्टेंट है, एक बहुत ज्यादा मात्रा में है, एक थोड़ी सी मात्रा में है, एक जल्दी खत्म हो गया, दूसरा बचा रह गया, तो आप मुझे बताइए लिमिट किसकी हुई? लिमिट किसकी हुई? आप कहोगे सर लिमिट तो उसकी होगी जो छोटी मात्रा में होता है, जो कम मात्रा में होता है, जो जल्दी से खर्च हो जाता है पूरा का पूरा, उसी को हम क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है भाई, तो आप लोगों को सबसे पहले मैं डेफिनेशन की बात करूं। द रिएजेंट which is completely consumed, which is completely consumed in a chemical reaction, in a chemical reaction, in a chemical reaction is known as limiting reagent। अब जरा देखो, जब आप ये डेफिनेशन कर लोगे तो आपको एग्जांपल भी चाहिए कि सर कैसे पता लगाएंगे कि लिमिटिंग एजेंट कौन है कौन नहीं है। तो जरा देखो बेटा, मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है और रिएक्शन है ये वाली, बिल्कुल सिंपल वाली रिएक्शन, एग्जांपल दे रहा हूं मैं। HCl NaOH के साथ रिएक्शन करता हो और यहां पर देश का शुद्ध नमक टाटा सोल्ट बनता हो और साथ में बिस्लेरी वाटर भी बन जाए। ठीक है भाई, ये हमारे पास बना। अब जरा देखिए प्लीज, जब कोई रिएक्शन लिखी रहती है तो ये बिल्कुल बैलेंस इक्वेशन है और ये इक्वेशन हमें एक्सप्लेन करती है, इंफॉर्मेशन देती है स्टैंडर्ड कंडीशन में। ये बोलती है, चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि अगर मैं 1 मोल HCl का 1 मोल NaOH के साथ रिएक्शन कराऊं तब 1 मोल इसका और 1 मोल इसका बनेगा। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या कहा इसने कि भाई जो हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशन है, स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन है, वो ये कहती है कि 1 मोल HCl 1 मोल NaOH के साथ रिएक्शन करना चाहता है अगर ये रिएक्शन बनेगी तो। पर जब हम लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो मान लो मैंने भाई HCl का तो 1 मोल ले लिया, मैं ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH को डालता जा रहा हूं। अब NaOH क्या हो गया ना, कम मात्रा में, मुझे क्या पता कि कब 1 मोल होने वाला है। मुझसे NaOH ज्यादा भी गिर सकता है, मुझसे NaOH कम भी गिर सकता है और मुझसे NaOH बिल्कुल बराबर भी गिर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो तब देखते हैं भाई कि क्या होने वाला है, मतलब कौन सा लिमिटिंग एजेंट होगा। तो सपोज करो कि मेरे पास एक क्वेश्चन था जो मैं करने वाला था कि उसके अंदर भाई मैंने वेट तो लिया किसका, 36.5 ग्राम मैंने HCl लिया और मैंने 60 ग्राम NaOH की रिएक्शन कराने का सोचा, ऐसा मैंने मन में सोचा। ये मैं लैब के अंदर हूं, लेकिन अब मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले मुझे ये जानना पड़ेगा कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो देखो आपका पहला काम क्या होगा, ये जो अमाउंट होती है चाहे ग्राम में दे रखी हो,
चाहे ये पार्टिकल की फॉर्म में दे रखी हो, जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, आप इसको कन्वर्ट करेंगे मोल में। किस में कन्वर्ट करोगे? मोल में। और जब आप इसको मोल में कन्वर्ट कर दोगे तो आपको फॉर्मूला पता ही है, सर मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास, राइट। और यहां पर भी मोल का फॉर्मूला क्या होगा? गिवन मास बाय मोलर मास। सर समझ में आ गया। 36.5 को अगर मैं 36.5 लिखूंगा तो मेरे पास HCl के कितने मोल आ जाएंगे? 1 मोल, राइट। और यहां कितना? सर वेट 60 दे रखा है और यहां पर मेरे पास जो NaOH है इसका मोलर मास होता है 40। सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा? आप कहोगे सर 1.5 मोल। अब जरा देखो, सुनो मेरी बात। मैंने जो अमाउंट ली वो 1 मोल HCl और 1.5 मोल NaOH ली। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या कहती है? 1 मोल HCl 1 मोल NaOH के साथ रिएक्शन करना चाहता है। तो प्लीज मेरे को आप एक बात बताऊं, ये जो स्टैंडर्ड कंडीशन होगी ना बेटा, इससे आप मैथमेटिकल इक्वेशन बना लेना। क्या बना लोगे? मैथमेटिकल इक्वेशन। कैसे लिखोगे? कि 1 मोल ऑफ HCl रिक्वायर्ड लिखना चाहते हो लिख लो, नहीं तो इसको ऐसे इक्विवेलेंट का साइन दे लेना और हम लिखेंगे 1 मोल ऑफ NaOH। यानी यह बात कह रहा है कि अगर 1 मोल में HCl का लूं तो मुझे 1 मोल NaOH चाहिए। रिएक्शन में जो स्टोइकियोमेट्री इंफॉर्मेशन दे रही है देख लो, 1 लिखा हुआ है, पर मेरे पास NaOH 1.5 है। अब आप सोच के बताओ कि जो ज्यादा अमाउंट में होता है वो क्या है? सर वो तो एक्सेस में है, वो तो एक्सेस में है। इसका मतलब लिमिटिंग एजेंट कौन हुआ यहां पर? आप कहोगे सर यहां पर लिमिटिंग एजेंट हो जाएगा HCl, कि HCl पहले खत्म हो जाएगा, NaOH ज्यादा में है। तो भाई उस रिएक्शन के लिए या उस कंडीशन के लिए मैं कहूंगा कि लिमिटिंग रिएजेंट जो हुआ इस कंडीशन में वो HCl हो गया, राइट। ये मैंने मान लिया कि ये आंसर करेक्ट है। अब मैं बात करूंगा बेटा जी कंडीशन नंबर 2 की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 क्या कह रही है? कि भाई मैं रिएक्शन करवा रहा हूं इस बार 73 ग्राम HCl की 60 ग्राम NaOH के साथ कराने का मेरा मन हुआ, बहुत मन हुआ मेरा। मैं देखना चाहता हूं कितना। अब जरा देखो, और आपको यह बताना है कि जब मैं इसमें रिएक्शन कराऊंगा ग्राम में, जब मोल भी लेगा तो मोल का तो डायरेक्ट पता ही लग जाएगा। आप पहले देखो कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या है। आपको पता है कि HCl NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा क्या? HCl प्लस NaOH। और आप देखोगे यहां पर देश का शुद्ध नमक टाटा सोल्ट NaCl प्लस के वाटर बन जाएगा भाई। और ये रिएक्शन बैलेंस भी है। आप देखोगे इसकी स्टोइकियोमेट्री 1 है। अगर इसकी स्टोइकियोमेट्री 1 हुई तो आप क्या लिखोगे? 1 मोल। यहां पर भी क्या लिखोगे? 1 मोल। आपको इंफॉर्मेशन क्या मिलेगी स्टैंडर्ड कंडीशन में? कि सर 1 मोल HCl की जन्म से ये इच्छा है कि वो 1 मोल NaOH के साथ रिएक्शन कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं, अगर 1 मोल की बात करेंगे तो जरा देखो, कंडीशन ये है कि मैथमेटिकल इक्वेशन कहती है कि भाई 1 मोल HCl वांट टू रिएक्ट विद 1 मोल NaOH। अब हम देखते हैं कि हमने जो लैब में मात्रा ली थी, अमाउंट ली थी, वो कितने अमाउंट ली थी। तो जरा ये हमारे पास NaOH की अगर हम बात करें, सॉरी HCl की, तो यहां से अगर मैं मोल्स ऑफ HCl निकालूंगा गिवन मास बाय मोलर मास से, तो आप देखोगे 73 को जब डिवाइड करूंगा 36.5 से तो उसके 2 मोल आएंगे, राइट। चलो अब मैं बात करूंगा NaOH की। जब मैं NaOH के मोल निकालना चाहूंगा NaOH के, तो आप फिर वही फॉर्मूला लगाओगे गिवन मास बाय मोलर मास, और जो आएगा हमारे पास 60/40 इक्वल टू 1.5। ठीक है भाई, इतने मोल हमारे पास क्या है? NaOH के। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह बिहेव करना है। जितने से मल्टीप्लाई आप लेफ्ट हैंड साइड में करोगे उतने से मल्टीप्लाई आपको राइट हैंड साइड में भी करनी पड़ेगी। आप मुझे एक बात बताओ भाई, आप मुझे एक बात बताओ मेरे बच्चों, कि यहां पर जो ये HCl है, मेरे पास टोटल मोल इसके कितने थे? 2 मोल। अगर मैं इस 1 को 2 बनाना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मैथ्स का रूल है, जितने से मल्टीप्लाई लेफ्ट में करूंगा उतने से मल्टीप्लाई मुझे राइट में भी करना पड़ेगा। तो बड़ा सिंपल हो जाएगा कि भाई 2 मोल HCl को रिएक्ट करने के लिए 2 इंटू में 1 मोल NaOH की आवश्यकता पड़ेगी। कितने मोल की जरूरत पड़ेगी? 2 मोल की। है कितने हमारे पास NaOH के? सर 1.5। इसका मतलब ज्यादा अमाउंट में कौन है?
HCl जो बाद तक बचा रह जाएगा, और जो कम अमाउंट में होगा वो कौन है? लिमिटिंग एजेंट। अगर आपसे पूछा जाए इस कंडीशन में लिमिटिंग एजेंट कौन होगा, सेकंड वाली कंडीशन में, तो आप क्या लिखोगे? आप क्या लिखोगे? सर इस बार जो लिमिटिंग रिएजेंट है ना, इस बार जो लिमिटिंग रिएजेंट है ना, वो हमारे पास NaOH हो गया सर। इस बार NaOH हो गया भाई लिमिटिंग एजेंट। खतरनाक बात हो गई भाई ये तो, ओह बड़े दुख की बात हो गई भाई, ये तो आ गया हमें। चलो अब मैं कंडीशन नंबर 3 में आपको फाइंड करना सिखाता हूं कि कौन सा लिमिटिंग एजेंट होगा और कौन सा नहीं हो। ठीक है, कंडीशन 3 में वो कह रहा है कि भाई एक रिएक्शन चल रही थी किसी क्वेश्चन में, और उसने कहा कि रिएक्शन थी ये वाली N2 प्लस के 3H2, बहुत मौज में रिएक्शन चल रही थी, एकदम मजे आ रहे थे रिएक्शन के, और यहां पर बना बेटा जी 2NH3, ऐसे बन रही थी। जब ये रिएक्शन करवा रहा था तो पहले ही पूछ रहा था कि भाई, मैंने बताया कैसे किया, मैंने ये किया कि भाई मैंने 28 ग्राम नाइट्रोजन ली एंड 10 ग्राम हाइड्रोजन ली। आपको यह बताना था कि इनमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा यह बताना है। अब प्रोडक्ट कितना बनेगा कैसा नहीं बनेगा वो मैं आगे करवाऊंगा, डरने की जरूरत नहीं, पहले तो मैं बस ये कैलकुलेट करना सिखा दूं कि लिमिटिंग रिएजेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, मुझे सर N2 के ना ग्राम में वेट दे रखा है, अमाउंट दे रखी है। पहला काम क्या सिखाया था मैंने आपको? पहला काम सिखाया था कि इसको मोल में कन्वर्ट करो इसको। जब आप मोल में कन्वर्ट करोगे तो मोल का फॉर्मूला क्या होगा? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ओ भाई, गिवन मास इसका 28, N2 का मोलर मास भी 28, यानी इसका मतलब हुआ कि एक मोल हुआ कि नहीं हुआ? बोलो हाँ है ना? आपको कि सर बिल्कुल सही बात, आपकी बात को टाल नहीं सकते, इस बात सही है। और मैं अगर हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन के मोल निकालूं तो गिवन मास बाय मोलर मास, आप लोग जानते हो गिवन मास 10 दिया है, मोलर मास H2, H नहीं H2, तो आप कहोगे सर वो तो 2 होता है, 5 मोल आ गए, कहां धमका रहे हो इतनी देर से, निकाल तो रहे हैं, बड़ा सिंपल तो था। ठीक है निकाल लो तुम, बस तुम मुझे बताओ रिएक्शन क्या कह रही है। सर यहां पर 1 लिखा है, यहां पर 3 लिखा है, तो रिएक्शन क्या बोलेगी? रिएक्शन कहेगी सर कि 1 मोल, अरे क्या लाल पीला रंग आ गया, ये कहां से गया मेरा व्हाइट कलर, हाँ, कि सर 1 मोल N2 वांट टू रिएक्ट 3 मोल H2। कैसी बात करो, इतना भी खराब हमारा मैथमेटिक्स नहीं है। अच्छा ठीक है, कितने मोल थे तुम्हारे पास N2 के? बोलो। आपको सर एक ही तो था, और ये भी क्या इंफॉर्मेशन दे रही है? सर एक ही मोल तो हैगा ना, मतलब एक ही मोल तो चाहिए। ओके, 1 मोल कितने के साथ रिएक्शन करेगा? 3 मोल के साथ। अपने पास हाइड्रोजन कितना है? आप कहोगे सर हाइड्रोजन तो 5 मोल है, तो मतलब हाइड्रोजन औकात से ज्यादा है, जितना चाहिए था उससे ज्यादा आ गया हमारे पास। जो ज्यादा है वो एक्सेस में होता है, जो कम में है वो लिमिटिंग एजेंट। पहचानिए कौन होगा यहां पर लिमिटिंग एजेंट? आप कहोगे सर कैसे बताएं आपको, बड़े दिल में धक धक होती है कि जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा ना इस बार वो हो जाएगा हमारे पास नाइट्रोजन। तो ये आपका लिमिटिंग एजेंट हुआ किसका? कंडीशन नंबर 3 का। ओ बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। अब जरा देखो आगे, अब मैं बताऊंगा आपको कंडीशन नंबर 4। कंडीशन नंबर 4, ये कंडीशन जो मैं आपको बता रहा हूं ना बेटा, ये आपको ना क्वेश्चन में बार बार देखने को मिलेगी। तो पहले मैं कंडीशन के थ्रू आपका पेन चलवा रहा हूं, आपको मैं टास्क सिखाऊंगा कि कैसे चेक करना है, और फिर जब आपके बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे ना, कैसे चुटकी में होंगे आप बताना बाद में, अभी नहीं है ना, अभी तो पहले कल सीख ले। यहां पर मैंने कहा कि भाई मैं ना एक रिएक्शन करवाना चाह रहा हूं, मेरा मन कर रहा है बहुत कि मैंने 56 ग्राम N2 लिया एंड 10 ग्राम हाइड्रोजन लिया। मुझे पता है कि N2 और H2 में रिएक्शन होगी, क्या बनेगा सर? N2 प्लस के H2 गिव्स 2NH3। ये वाली रिएक्शन हम सदियों से पढ़े आ रहे हैं, जब से 11th क्लास की किताब खोली थी तब से। चलो ठीक है, पहला काम क्या होगा? ये अमाउंट चाहे नंबर ऑफ पार्टिकल में दे रखी हो
और चाहे आपको ग्राम में दे रखी उसको मोल में कन्वर्ट कर लेना चुपचाप, ठीक है। आप कहोगे सर कैसे, चलो देखो इधर देखो, इधर अगर मैं मोल निकालना चाहूं N2 के तो बराबर होगा गिवन मास बाय मोलर मास, यानी 56 डिवाइड बाय 28 इक्वल्स टू 2 मोल, किसके आए, N2 के। और यदि मैं हाइड्रोजन के निकालना चाहूं तो मोल्स ऑफ H2 किसके बराबर होंगे, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास था मेरे पास 10 और मोलर मास कितना हो जाएगा 2, यानी 5 मोल। अब ये रिएक्शन के अंदर जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो क्या बता रहे हैं हमें, बताओ क्या बता रहे हैं अपने, उनकी आत्मा बोल रही है कि 1 मोल N2 3 मोल H2 के साथ रिएक्शन करेगा। मोल प्रोपोर्शन बताती है ना। आप कहोगे सर बिल्कुल सही कि 1 मोल N2 want to react with 3 मोल H2। अब मुझे एक बात बताओ, नाइट्रोजन कितना मोल है अपने पास, 2 मोल। 2 मोल को कंपेयर करने के लिए मुझे इधर 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन मैथ का रूल है जितने से मल्टीप्लाई लेफ्ट में करोगे उतने से ही राइट में भी करना पड़ेगा। अब मेरे पास क्या आया कि भाई 2 मोल N2 want to react 6 मोल H2 ना मेरे बच्चों, आपने देखा 2 मोल नाइट्रोजन के लिए 6 मोल हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी थी, अपने पास कितनी है 5 मोल, यानी अपने पास औकात से भी कम अमाउंट में है हाइड्रोजन, जितनी चाहिए उससे भी कम है हाइड्रोजन। तो पहले खर्च कौन होगा, पहले खत्म कौन होगा, आप कहोगे सर हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी, नाइट्रोजन बची रह जाएगी। अरे जो खत्म हो जाएगी उसी को तो हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं नालायको। तो यहां पर अगर मैं लिमिटिंग रिएजेंट लिखूं तो कौन हुआ लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ जल्दी से बताइए। आप कहोगे सर लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा यहां पर हाइड्रोजन। तो ये था बेटा जी आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट कि आपको कैसे लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट एक बार पता चल जाए ना किसी रिएक्शन में, उससे प्रोडक्ट की अमाउंट कैसे निकालते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा, गारंटी बात है। कैसे जरा देखो, इधर देखो, इधर मैं अब आ रहा हूं भाई। अच्छा एक क्वेश्चन तो बात करेंगे, बाद में करेंगे इस क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं। हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, प्लीज समझिएगा, टास्क है ये। अगर आप ऐसे से चलते गए तो आपको मोल कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा, ये आपको कसम दे रहा हूं मैं। टास्क क्या है, टास्क ये है कि हम विचार कर रहे हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में बेसिकली यही तो पूछा जाता है कि फलाने ने ढिमकाने के साथ रिएक्शन करी, प्रोडक्ट बना, कितने ग्राम बना होगा, कितने मोल बने होंगे, या प्रोडक्ट के कितने पार्टिकल बने होंगे, यही तो क्वेश्चन चलता आया है आज तक, वही देखना है। अब मुझे आपको एक बात बता रहा हूं भाई मैं, आप मुझे एक बात बताओ, मैंने बोला कि फलाने ने ढिमकाने के साथ रिएक्शन करके फल ढिमका बनाया, मतलब क्या हुआ कि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। अब मान लो रिएक्शन कराते कराते मैं ये सोच रहा हूं कि फलान दिन या जो फलाना है ये खत्म हो गया, फिनिश्ड, ये हो गया फिनिश्ड, और ये बचा रह गया, ये एक्सेस में था तो ये बचा रह गया अमाउंट, ठीक है भाई। अब जो फल ढिमका बना है यानी प्रोडक्ट जो बना है वो किस चीज पर डिपेंड करेगा, वो इस चीज पर डिपेंड करेगा कि ये कितना बचा रहा, या इस चीज पर डिपेंड करेगा कि वो कितना खर्च हुआ। बोलो बोलो। आप कहोगे सर कोई भी रिएक्शन अगर होती है, रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट बनता है, तो प्रोडक्ट बनने की मात्रा तो इस चीज पर डिपेंड करेगी कि रिएक्टेंट ने कितनी रिएक्शन करी, वो कितना खर्च हुआ। अगर वो एक्सेस में बचा रहा तो मुझे क्या लेना देना उससे, बोलो। तो सेम टू सेम ध्यान रखना है आपको, सेम टू सेम ध्यान रखना है बेटा जी आपको उसको, कि कोई भी प्रोडक्ट हो आपके पास, ये रिएक्टेंट्स हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं,
तो इसकी अमाउंट इस पर डिपेंड नहीं करेगी, इस पर डिपेंड करेगी। तो एक बात ध्यान रखना है, जो नोट पॉइंट में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाना चाह रहा हूं वो ये है, जरा देखो, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट is directly proportional to the amount of limiting reagent की जो भी आपके पास अमाउंट है वो यूज हुई है, यूज्ड। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट याद रहा, अब भाई साहब एक एक क्वेश्चन करोगे तुम, ये मेरी बात बता रहा हूं तुम्हें। चलो आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो, आगे क्या लोगे, चल तो पढ़ लो फिर, अब पढ़ ही लो फिर, अब बहुत देर हो गया, पढ़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा पहले टास्क वाइज समझाऊंगा, टास्क वाइज, ठीक है, फिर क्वेश्चन करवाऊंगा बहुत सारे। अब जरा देखो बेटा जी, अब मैं आपको कंडीशन 1 में एक रिएक्शन करवाना चाहता हूं। कंडीशन 1 की पहली रिएक्शन आ रही है आपके सामने। भाई मैंने कहा कि मैंने एक रिएक्शन करवाना चाहता हूं HCl और प्लस NaOH के साथ, और यहां पर देश का शुद्ध नमक टाटा सॉल्ट बनाना चाहता हूं, और साथ में वाटर भी बनाना चाहता हूं। लेकिन जब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो मैंने क्या काम करा, उसने कहा कि भाई मैंने ना 73 ग्राम लिया HCl और 80 ग्राम नहीं 100 ग्राम मैंने ले लिया NaOH, और वो NaCl के बारे में पूछ रहा है। अब NaCl के बारे में उन्हें 2-3 चीज पूछेगा। NaCl की अमाउंट हम 3 तरह से डिनोट कर सकते हैं। या तो वो कह सकता है कि NaCl के मोल कितने बने होंगे, या वो कह सकता है कि NaCl का वेट कितना होगा, या वो कह सकता है कि NaCl के कितने मोलिक्यूल बने होंगे, कितने पार्टिकल बने होंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी मैं यहीं से कैलकुलेट करूंगा मोल कॉन्सेप्ट की हेल्प से। अब सबसे पहला काम क्या है, जब आपको रिएक्टेंट की कोई भी मात्रा दे रखी हो, पहला काम क्या है, उसको मोल में कन्वर्ट कर लो चुपचाप। जब आप मोल में कन्वर्ट करेंगे ना, तो मुझे पता लग जाएगा कि मोल ऑफ HCl कैसे निकालूंगा मैं, कि भाई मोल ऑफ HCl निकालने के लिए मुझे पता है गिवन मास ऑफ HCl और डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ HCl यही चलेगा। 73 को जब मैं डिवाइड करूंगा 36.5 से, तो मेरे पास 2 मोल आ जाएंगे, किसके, HCl के, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं निकालने चला मोल्स ऑफ NaOH के, क्या होगा, गिवन मास बाय मोलर मास, वही फॉर्मूला लगा पहले की तरह। गिवन मास कितना हो जाएगा इसका 100, और मोलर मास तुम जानते हो कितना हो जाएगा, बोलो बोलो, आपको सर 40। सॉल्व करो, आएगा कितना 2.5। ओके, मोल आ गया, दोनों के मोल पता लग गए। अब रिएक्शन की जो स्टैंडर्ड कंडीशन है, जब वो बैलेंस है, तो आप जानते हैं कि यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। पहला काम क्या है, रिएक्शन में यह पहचानना कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, और यदि लिमिटिंग रिएजेंट पहचान लिया, प्रोडक्ट तो भाई साहब भाग के निकलेगा। कैसे, सर हमें पता लग गया है कि रिएक्शन ये चिल्ला कर कह रही है कि एक मोल HCl चाहता है 1 मोल NaOH के साथ रिएक्शन करना, पर हमने ये देखा कि मेरे पास 2 मोल थे, और जब मैं इसको 1 को 2 मोल बनाऊंगा, तो आप मुझे बताइए 2 मोल HCl के लिए कितने मोल NaOH की जरूरत पड़ेगी। मैंने 1 को 2 बनाया, यानी 2 से मल्टीप्लाई की लेफ्ट हैंड साइड में, और मुझे पता है कि राइट में मुझे उतने से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। कितने की जरूरत पड़ेगी भाई NaOH की, आपको सर 2 मोल ऑफ NaOH की जरूरत पड़ेगी। रिएक्शन में कितना ले रखा है 2.5। ओहो सर ज्यादा ले लिया आपने, रख के आओ कहीं पर। अबे रख के क्या आना, छोड़ो यार, आलस कर रहा, मैं वापस रख के नहीं आऊंगा। तो मुझे पता लगा कि ये जो 2.5 है ज्यादा अमाउंट में बना, और जो HCl है ये आपके पास कम मात्रा में था। तो क्या आपको ये बात पता लग गई कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, बोलो यार। आपको गई सर बिल्कुल सही बात है, हमें पता लग गया है कि आपके पास HCl लिमिटिंग रिएजेंट है। कहानी बढ़िया थी। अब जरा देखो, HCl के बारे में पता लग गया है। मैंने आपको बताया था कि जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट उसकी अमाउंट डिपेंड करती है लिमिटिंग एजेंट की अमाउंट पर। आप लोगों को अगला काम क्या करना है, जो भी प्रोडक्ट हो उसकी स्टोइकियोमेट्री देखो, और जो भी रिएक्टेंट हो उसकी स्टोइकियोमेट्री देखो, और दोनों की स्टोइकियोमेट्री को कंपेयर करके ऐसे लिखो, फिर वही मैथमेटिकल रिलेशन बनाओ।
हमें पता लगा अगेन, हमें एक बात का पता लगा अगेन कि सर 1 मोल HCl अगर खर्च हो जाए पूरा का पूरा, तो 1 मोल NaCl देश के टाटा सोल्ट का बनता है। बात तो सही है, लेकिन मैंने खर्च कितने करे? 2 मोल। तो 2 मोल के लिए क्या करूंगा? लेफ्ट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई, और वही मुझे राइट हैंड साइड में भी करनी पड़ेगी। तो मेरे पास NaCl के मोल कितने बनेंगे जब 2 मोल HCl खर्च हुआ होगा? आप कहोगे सर 2 मोल, यानी ये वैल्यू आ गई है 2 मोल। अब क्या बोला उसने? उसने बोला सर वेट कैलकुलेट करके दिखाओ। मोल तो आपने कैलकुलेट कर दिए। अबे नलायको, तुम्हें मैंने समझाया था ना कि मोल का एक फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास बराबर होता है मोल इनटू में मोलर मास। मोल कितने थे उसके? 2। मोलर मास कितना हो जाएगा NaCl का? देश के सूत्र का 58.5। 58.5 यानी 117 ग्राम। कितना बना? 117 ग्राम। सर अगर हमें मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने हो तो क्या करेंगे? ओ, मोल का एक फॉर्मूला था जो नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ रिलेशन बताना था। क्या था वो? देख कि नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर थे मोल इनटू में Na। अगर तेरा मन करे Na की वैल्यू रख देना, अगर नहीं करता तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहां पर लिख रहे हैं भाई कितने? 2 मोल बने थे तो 2 Na कर दिया। इच्छा हो तो रख देना Na की वैल्यू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। आंसर तब भी आएगा। तो ये वो टास्क है बेटा जी, जब आपको 2 रिएक्टेंट दे रखे हों, 2 रिएक्टेंट में एक ही अमाउंट कम हो, और उस कम को हमने लिमिटिंग रेंज मान लिया, और लिमिटिंग रेंज मानते ही हम ये जानते हैं कि जो प्रोडक्ट की अमाउंट है वो किस पर डिपेंड करेगी? लिमिटिंग रेंज पर। तो आप दोनों को स्टोकियोमेट्री देखनी है और फिर वही मैथमेटिकल रिलेशन बनाना है कि 1 मोल HCl अगर खर्च हुआ तो 1 मोल NaCl का बनेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर 2 मोल खर्च हुए तो हमारे पास 2 मोल NaCl के बन गए। ये कंडीशन हमें ध्यान पर रखते हुए जो है करनी है भाई। ठीक है, अब आप सुनिए आगे कहानी और आती हुई, आगे बढ़ते हुए। अब आगे की कहानी क्या है? वो ये कहना चाहता है कंडीशन 2 में, ये 2-3 कंडीशन आप देखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। अगर मान लो आप रिएक्शन करवा रहे हो, आज उसका मन हुआ रिएक्शन कराने का, किस किस की? उसने कहा कि आज तो मैं रिएक्शन करवाऊंगा भाई साहब H2SO4 की, और करवा लेता हूं चलो NaOH की, इनकी रिएक्शन करवा लेता हूं। और वो कह रहा है कि भाई मैंने ना इस बार H2SO4 के ना 100 एक काम कर लेते हैं, इसके 98 ग्राम लिए, और NaOH के मैंने 120 ग्राम लिए। और वो ये पूछ रहा है कि जो भी प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट की अमाउंट कितनी होगी। पहले तो आप ये जानेंगे कि जो H2SO4 है जब NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा। आप कहोगे सर H2SO4 अगर NaOH के साथ रिएक्शन कर दे तो मुझे पता है कि भाई वो बनाएगा Na2SO4 और प्लस के 2 मॉलिक्यूल वाटर के बैलेंस करनी है इक्वेशन, और यहां पर आप 2 लेंगे। बात समझ में आई? अब ये बैलेंस इक्वेशन ये बात कह रही है कि 1 मोल HCl को रिएक्ट करने के लिए 2 मोल NaOH की आवश्यकता पड़ेगी, और यदि ये रिएक्शन हुई तो वहां पर 1 मोल Na2SO4 और 2 मोल वाटर के बनेंगे। ये मैथमेटिकल स्टैंडर्ड की क्वेश्चन आ गई। अब पहला काम क्या है? इस अमाउंट को मोल में कन्वर्ट करो। जब आप मोल में कन्वर्ट करोगे, एक काम कर लेते हैं, इसको भी हम 196 ग्राम लेते, थोड़ा ज्यादा अमाउंट ले लेते ना, क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है, तो मैंने क्या करा भाई, वेट मुझे दे रखा है, इसका मोल निकालने चला गया मैं H2SO4 के। फॉर्मूला मेरे पास वही है गिवन मास बाय मोलर मास। मैं गिवन मास को 196 डिवाइड बाय 98 करूंगा तो ये मेरे पास 2 मोल आ जाएंगे, किसके? H2SO4 के। बात सही है भाई। अब जरा देखो, और यदि मैं मोल ऑफ निकालना चाहता हूं NaOH के, फॉर्मूला मेरे पास वही होगा गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास मुझे कितना दे रखा है? 120। मोलर मास कितना दे रखा है? दे रखा क्या? निकाल लो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, जोड़ लेना भाई। मोलर मास निकालना सिखाया हुआ है तुम्हें। अब क्या करोगे तुम? इसके आगे सर 3 मोल आ गई सर, इतना तुम्हें आता है। इधर देखो, इधर 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 इधर
अब मैथमेटिकल इक्वेशन क्या कहती है जरा समझिएगा। मैथमेटिकल इक्वेशन कहती है कि 1 मोल H2SO4, पहले तो मैं ये फाइंड करना पड़ेगा कि लिमिटिंग रेंज कौन है इनमें से। 1 मोल H2SO4 2 मोल NaOH के साथ अभिक्रिया करेगा, रिएक्शन करेगा। आप मुझे बस इतना बताओ कि यदि मैं H2SO4 का 1 मोल 2 के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन में मेरे पास 2 मोल है, तो मुझे 2 मोल के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। और जब मैं 2 मोल के साथ कंपेयर करूंगा तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा कि भाई 2 मोल H2SO4, यानी लेफ्ट हैंड साइड में मैंने 2 से मल्टीप्लाई की, तो राइट में भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो मुझे 4 मोल NaOH की आवश्यकता पड़ी कि नहीं। आप कहोगे भाई पड़ गई, आप कहोगे सर पड़ गई, लेकिन अपन के पास तो NaOH 3 मोल था। NaOH 3 मोल था तो मतलब ये पहले ही खत्म हो गया होगा, ये बहुत पहले खत्म हो गया होगा, H2SO4 को पता भी नहीं चला इसके साथ क्या हो गया। ठीक है भाई, तो यहां पर लिमिटिंग रेजेंट कौन हुआ? लिमिटिंग रेजेंट हमारे पास हो चुका है NaOH, इसको हमने लिमिटिंग रेजेंट कहा। और मैंने आपको एक बात बताई है, अगर तुमने रिएक्टेंट में फाइंड कर लिया कि लिमिटिंग रेजेंट कौन है, तो आप बड़ी आसानी से कहोगे इतना प्रोडक्ट बना। कैसे? जरा देखो, दोनों की स्टोकियोमेट्री देखो। यहां पर 2 लिखा है, 1 2 का 4, 4 2 का 1, वही वाला। इधर कितना है? 1 लिखा हुआ है। क्या मतलब हुआ इसका कि सर 2 मोल NaOH अगर पूरा खत्म हो जाए तो सर 1 मोल Na2SO4 का बनेगा। ये बात पता लग गई? चलो ठीक है भाई, अगर ये बात पता लग गई तो बहुत बढ़िया बात है। अब मुझे आप एक बात बताओ, मेरे पास NaOH के कितने मोल हैं? आप कहोगे सर 3 मोल। तो देखो 3 को समझने के लिए आप क्या करोगे, ये तो मैथमेटिकल इक्वेशन है, इस 2 को उधर ले जाओ, उस 2 को इधर लेके जाओगे तो यहां पर क्या बचेगा? 1। तो आप क्या लिखोगे? 1 मोल NaOH जब खर्च होता है तो 1/2 मोल ऑफ Na2SO4 बनता है। अब इस 1 को 3 बनाने के लिए आप क्या करोगे? आप इस 1 को 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करोगे लेफ्ट हैंड साइड में, उतने से तुम्हें राइट में भी करनी पड़ेगी। तो आप क्या करोगे कि 3 मोल ऑफ NaOH जब कंज्यूम होता है, खर्च होता है, तो वहां पर 3/2 मोल ऑफ Na2SO4 के बनेंगे। समझ में आई बात? अरे Na2SO4 के बनेंगे, कोई रोक नहीं सकता उनको। और जब ये 3/2 बन गए तो प्रोडक्ट की अमाउंट मोल में आ गई है। देख लो, प्रोडक्ट की अमाउंट मोल में आ चुकी है कितनी? 3/2। कसम फिजिकल केमिस्ट्री की। होमवर्क कह रहे थे ना तुम, सर डीपीपी नहीं मिलती, सर क्वेश्चन नहीं करवाते। अबे नलायको, इसका वेट बताना मुझे चैट बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, ठीक है? इसका वेट बताना है ग्राम में और नंबर ऑफ पार्टिकल बताने हैं। वाटर के बारे में भी उतना ही बताना है, वाटर का वेट भी बताना पड़ेगा और वाटर के पार्टिकल भी बताने पड़ेंगे। और धीरे धीरे इस समस्या को भी मैं सुधारने का प्रयास करूंगा कि 2-4 और क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा आज की क्लास में। ये लिमिटिंग एजेंट मैंने अभी समझाया है, प्रोडक्ट की अमाउंट निकालना सिखाई है। अभी मैंने आईआईटी में आए हुए क्वेश्चंस को दिखाया नहीं है अभी। तो अगली क्लास में मैं आपको वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो आईआईटी में आते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको मिक्सिंग करवाऊंगा ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस की, ऐसे सॉल्यूशन को मिक्स कराऊंगा जो मिक्स होने के बाद रिएक्शन कर लेते हैं। रिएक्शन करने के बाद उनका एकदम बदल जाता है, शक्ल ही बदल जाती है। फिर उसके बाद जो बनेंगे कुछ भी, उनकी मोलैरिटी कितनी होगी, मोलैरिटी कितनी होगी, उससे रिलेटेड भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। और साथ ही साथ लिमिटिंग रेंज के साथ साथ मैं आपको एक ऐसा हिडन कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जो आपके एनसीईआरटी में शायद ना हो। ठीक है, लेकिन वो मिल जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि आईटी एडवांस में वहां से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बेटा वादा करो कि आज का लेक्चर आप बहुत अच्छे से अपनी नोटबुक में उतारेंगे। एक एक क्वेश्चन को समझना है, अगर कोई समझ में नहीं आए तो दोबारा करना है। ठीक है, पढ़ाई करेंगे अच्छे से और अपनी जो भी आपके पास बुक होगी, मॉड्यूल होगा, वहां से क्वेश्चन लगाएंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।